कैसे हैं आप सब लोग। तो फर्स्ट पेपर का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग सेकंड पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पीएसआईआर का जो सेकंड पेपर है, उस सेकंड पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना है, हम लोग इन सारी बातों के विषय में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने से पहले एक ब्रीफ हम लोग ले लेते हैं, एक संक्षेप में एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। वैसे आप सबने पेपर देखा होगा, पेपर बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जहां अगर आपने बहुत स्पेसिफिक तरीके से पीएसआईआर को नहीं भी पढ़ रखा है, लेकिन एक सामान्य समझ है चीज़ों की, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आईआर के क्वेश्चन भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन थे, अपेक्षित प्रश्न थे जो आईआर से पूछे गए, जिनकी अपेक्षा थी। जैसे क्वैट पर पूछा गया क्वेश्चन, ITU-2 पर पूछा गया, तो इस तरीके से ऐसी अपेक्षाएं थी कि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। अफ्रीका पर क्वेश्चन पूछा गया, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। जो थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चन थे, उस थ्योरेटिकल पार्ट वाले क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं हैं, बहुत सरल से क्वेश्चन हैं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, परंपरागत तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं उन्हीं तरीके से प्रश्न हैं। इसलिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पेपर टफ नहीं था, पेपर इजी था, एक बात। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूछा गया। अभी एक एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, तो यहाँ तक तो पूरे पूरे एकदम सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए, एकदम सरल से क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेहद आसान हैं, बेहद सरल हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ही, आईएएस का एग्ज़ाम है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां आपको अपनी मेधा का प्रदर्शन करना था, जहां आपको अपनी एनालिटिकल पावर दिखानी थी, जहां आपको अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो पेपर बहुत अच्छा था, बहुत सरल पेपर था, बहुत आसान पेपर था। तो एक एक बातों की हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं अलग अलग यूनिट के। ये पीपीटी आपके साथ शेयर्ड होगी, इसलिए आप देख सकते हैं। और ये जो बातें हम लोगों ने बताई, उन बातों का एक सिंपल सा डिस्कशन है, सिंपल सी राइटिंग है उसकी। ये पेपर है आपका पूरा का पूरा, सेकंड पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी। और एक एक क्वेश्चन हम लोग पीपीटी में लिखे हुए हैं, हम लोग एक एक क्वेश्चन लेकर के आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो उन चीज़ों पर समय नहीं गंवाते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिससे उचित समय में हम लोगों का ये डिस्कशन कंप्लीट हो सके। पहला क्वेश्चन देखो, ये कहता है तुलनात्मक राजनीति में एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, जो अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत है, उसके महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, ये व्यावहारिक सिद्धांत की बात कर रहा है, बिहेवियरल की बात कर रहा है। इसको एम्पिरिकल नाम दिया गया है, एम्पिरिकल थ्योरी के रूप में पूछा गया है। तो क्या है अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग तुलनात्मक राजनीति में बहुत सारे सिद्धांतों को अपनाते हैं, जैसे ऐतिहासिक सिद्धांत अपनाते हैं, लीगल है, तो फिलॉसफिकल है, जितने भी अलग अलग तरीके की थेरीज़ हैं, यानी जब हम ट्रेडिशनल तरीके के, परंपरागत तरीके के सिद्धांतों को अपनाते हैं या आधुनिक बिहेवियरल या एम्पिरिकल तरीकों को अपनाते हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम तुलना के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करें। लेकिन जो परंपरागत तरीके थे, चूँकि विकसित देशों में ही, पाश्चात्य देशों में ही इस तरीके के सिद्धांतों का उदय हुआ, विकास हुआ, इसलिए उनका मुख्य फोकस पाश्चात्य देशों को फोकस करके अध्ययन करना हुआ करता था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब विकासशील देशों का बड़ी मात्रा में उदय हुआ, तो अब जो तुलना का आधार है वो पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि अब दो डिफरेंट कल्चर, दो डिफरेंट ग्रुप पैदा हो गए, एक ग्लोबल नॉर्थ और एक ग्लोबल साउथ। तो ऐसी दशा में जो परंपरागत अध्ययन की पद्धतियां हैं या अध्ययन के सिद्धांत हैं, जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा अध्ययन करने पर बल देते हैं, वो उपयोगी साबित नहीं हुए। इसलिए व्यावहारिक अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया जाने लगा। उन्हीं व्यावहारिक अध्ययन पद्धति का नाम है अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत। तो स्वाभाविक सी बात है, अनुभवजन्य राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, समानता असमानता के विषय में बताता है। विकासशील देश और विकसित देश, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, ये जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग सामाजिक ढांचे हैं, अलग अलग आर्थिक व्यवस्था है, अलग अलग राजनीतिक परिवेश है, अलग अलग राजनीतिक संरचनाएं हैं, क्योंकि राजनीतिक संरचनाएं विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, वैक्यूम में तो काम करती नहीं है।
निरपेक्ष तो होती नहीं है, सापेक्ष होती हैं। इसलिए किस तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित देशों का है, किस तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र विकासशील देशों का है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये अध्ययन को प्रतिपादित करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इन अध्ययनों के माध्यम से हम वास्तविक जानकारियाँ, वास्तविक डेटा कलेक्शन कर पाते हैं। जब वास्तविक डेटा, रियल डेटा कलेक्शन होगा तो हमारी एनालिसिस भी रियल होगी, वास्तविक धरातल पर होगी। और जब वास्तविक धरातल पर हमारी एनालिसिस होगी तो हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो उचित निष्कर्ष प्राप्त होंगे। एक बात, दूसरी बात, इसमें विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं या विकासशील देशों की जो परिस्थितियां हैं और विकसित देशों की परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। तो ऐसी दशा में किसी की भी उपेक्षा नहीं हो पाती। विकासशील देश और विकसित देश सभी के सभी तथ्यात्मक पहलुओं को, साक्ष्य संबंधी पहलुओं को शामिल किया जाता है और तब अध्ययन किया जाता है। तो ये बहुत ही व्यावहारिक और सटीक अध्ययन पद्धति है। तो ये सारे कार्य इसके हैं, इन सारी चीज़ों के। अगला देखो, कहता है एक राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक राज्यों की तुलना करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो बड़ी सरल सी बात है। अगर आप राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में समझें कि एक राजनीतिक सिद्धांतकार जो पॉलिटिकल थेरिस्ट है, अगर वो पॉलिटिकल थेरिस्ट राज्यों की तुलना करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप तुलना करते हो तो तुलना करने में कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे पहली बात है विविधता है, क्योंकि जब आप तुलना करते हो राज्यों की तो राज्यों के संस्कृतियाँ, राज्यों की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं। तो विविधता सबसे बड़ी चुनौती है। जटिलता, क्योंकि जो स्टेट सिस्टम हैं अलग अलग प्रणालियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, राज्यों की सरकारें अलग अलग तरीके से संचालित की जाती हैं। उन सब का जो गठन और संचालन करने का तरीका है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, वो बहुत आसान, बहुत सरल नहीं है। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी आती है। कभी कभी तुलना पद्धतियों का अभाव, कि एक सटीक तरीके की जो तुलनात्मक पद्धति, हम कौन सी तुलनात्मक पद्धति अपनाएं जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो, जो बिल्कुल उचित हो, बिल्कुल सही हो, इसका एक बड़ा चैलेंज होता है। सांस्कृतिक बाधाएं होती हैं, भाषा संबंधी बाधाएं होती हैं। जैसे हम लोग जब लैटिन अमेरिका के विषय में पढ़ते हैं तो हम लोग जब भारत और लैटिन अमेरिका के संबंधों की चर्चा करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं, लिखा भी है हम लोगों ने, कि एक सबसे बड़ी बाधा भाषा जनित समस्या आती है। क्योंकि लैटिन अमेरिकी देशों में जो भी कार्य होता है वो सारा का सारा कार्य उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है, अपने स्टेट की लैंग्वेज में होता है। जबकि वर्ल्ड लेवल पर एक कॉमन कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। लैटिन अमेरिकी देशों में इंग्लिश का प्रयोग बहुत सीमित है, वो अपनी लैंग्वेज में काम करना प्रेफर करते हैं, वरीयता देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर दूसरा देश उनसे कनेक्टिविटी स्थापित करना चाहता है तो लैंग्वेज संबंधी लिमिटेशंस पैदा होती हैं, चैलेंजेस पैदा होती हैं। तो लैंग्वेज है, कल्चर है, इसी तरीके से अलग अलग तरीके के कल्चर होते हैं। अब किसी भी कल्चर में किसी एक चीज़ को विशेषताओं के नज़रिए से देखा जाता है, अच्छाइयों के नज़रिए से देखा जाता है, कहीं उसी चीज़ को बुराई के नज़रिए से देखा जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता। जैसे जो ओपननेस है पाश्चात्य देशों की, वो अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ में उस ओपननेस को एक बुराई के नज़रिए से देखा जाता रहा है। परंपरागत दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, यहाँ भी अब चेंजेस आ रहे हैं। तो एक तरीके के कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वो कल्चरल डिफरेंसेस भी चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। जो संरचनाएं होती हैं एक दूसरे देशों की, क्योंकि संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन संरचनाओं का गठन, उनकी अपनी चिंताएं, उनके नैतिक चिंताएं, नैतिक दुविधाएं, उनका जो उनकी जो कार्य संस्कृति है, ये तमाम चीज़ें तुलना करने में बाधाएं या चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। तो ये सब कुछ हैं जो कठिनाइयों का सामना करती हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा छोटा एक एक लाइन आप लिखते चलोगे, बहुत आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक राजनीति नागरिकता का निर्माण कैसे करती है? कितने आसान से क्वेश्चन है ना। अब लोकतांत्रिक राजनीति नागरिकता का निर्माण कैसे करती है? अब जब नागरिकता की बात हम लोग करते हैं तो और लोकतांत्रिक राजनीति की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब हुआ भागीदारी, सहभागिता।
क्योंकि अगर गैर लोकतांत्रिक राजनीति है और लोकतांत्रिक राजनीति है, इसमें हम आपको सबसे बड़ा भेद करने के लिए कहें तो सबसे बड़ा भेद क्या है? लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदारी होती है लोगों की, और उस भागीदारी को कानूनी संरक्षण मिलता है, संवैधानिक ढांचा होता है, कानूनी ढांचा होता है जो उसे प्रोटेक्ट करता है। और जो गैर लोकतांत्रिक राजनीति होती है उसमें भागीदारी के अवसर नहीं होते, जैसे चीन है, इनसे कहाँ भागीदारी निभाओगे? भागीदारी निभाओगे तो फिर भागीदारी वैसे तो निभा ही नहीं सकते, और अगर कोशिश करोगे तो फिर कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, बल्कि दूसरे परिणाम सामने आते हैं उसके। तो लोकतांत्रिक राजनीति का जो मुख्य पॉइंट है वो भागीदारी है। अब दूसरी बात है नागरिकता, कि नागरिकता का निर्माण कैसे करती है। अब नागरिकता को एक वैसे तो अगर नागरिकता को हम लोग डिफाइन करते हैं तो नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच का एक लीगल रिलेशन है, कानूनी रिश्ता है। व्यक्ति और राज्य के बीच राष्ट्रीय विधि के अधीन जो रिश्ता होता है, रिलेशन होता है, लीगल रिलेशन होता है, कानूनी रिश्ता होता है, वो नागरिकता है। यानी नागरिकता एक तरीके से हमारे और हमारे देश के बीच का कानूनी रिश्ता है, ऐसे समझ लो। हमारे और हमारे देश के बीच का एक कानूनी रिश्ता है नागरिकता। अब इस रिश्ते में अधिकार और संबंध, अधिकार और उत्तरदायित्व भी होते हैं, और इस संबंध में एक अटैचमेंट भी होता है, लगाव भी होता है, निष्ठा भी होता है, लॉयल्टी भी होती है कि नागरिक राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा रखते हैं। जो इस देश के नागरिक हैं उनकी इस देश के प्रति एक निष्ठा है, जो नागरिक नहीं है उनकी देश के प्रति निष्ठा नहीं। अगर देश की सीमाओं पर कोई आँच आए तो नागरिक होने के नाते आप यहाँ बैठे बैठे क्रोधित होने लगते हैं। अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है, अक्सर करता रहता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है हमारे यहाँ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो आपको यहाँ बैठे बैठे क्रोध आता रहता है। क्यों? क्योंकि आप नागरिक हैं एक। तो नागरिकता राष्ट्र के प्रति निष्ठा को जन्म देती है। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि कैसे लोकतांत्रिक राजनीति नागरिकता का निर्माण करती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले आप नागरिकता डिफाइन करोगे कि क्या है, फिर आप बताओगे इसका मतलब है कि नागरिकता लोगों को एक सभ्य जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है राष्ट्र और समाज के संदर्भ में। लोकतांत्रिक राजनीति इस सभ्य जीवन को जीने के लिए भागीदारी निभाने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सकता है, व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है, व्यक्ति अपनी समस्याएं सरकार तक शेयर कर सकता है, व्यक्ति सरकार की गतिविधियों में निर्णय लेने, नीतियां बनाने, कानून बनाने में भागीदारी निभा सकता है। जैसे कुछ देशों में रेफरेंडम का प्रावधान किया गया है, भारत जैसे देशों में, या यूं लिख सकते हो कि विकासशील देशों में भागीदारी की यह संकल्पना ज़्यादातर प्रतिनिधित्व के माध्यम से है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से है, सीधी भागीदारी का प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ विकसित देशों में सीधी भागीदारी का प्रावधान किया गया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में संविधान संशोधन के लिए रेफरेंडम का आयोजन होता है, ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम का आयोजन किया गया, स्विट्जरलैंड में कानून बनाने के लिए भी 50,000 लोग सिग्नेचर करके भेज दें तो वहाँ की विधायिका कानून बनाने के लिए बाध्य हो जाती है। तो इस प्रकार लोग अपनी इच्छा के अनुरूप कानून बनाने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं, अपनी भूमिका निभा पाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर लोग जागरूक हैं, लोग सभ्य सोच, अच्छी सोच, प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, तो वह एक सभ्य समाज का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये लोकतांत्रिक राजनीति की नागरिकता के निर्माण में भूमिका है। जैसे आप स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर के जनमत संग्रह कराया गया था एक बार, कि सरकार हर किसी के अकाउंट में पर मंथ कुछ न कुछ पैसा डालेगी। तो जब स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम कराया गया तो स्विट्जरलैंड में 86% से ज़्यादा लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोले नहीं, पैसा नहीं चाहिए हमको, आप काम दो। बिना काम के पैसा मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर काम करने पर पैसा मिलेगा तो हमारा सम्मान भी सुरक्षित रहेगा, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी गर्त में नहीं जाएगी, खराब नहीं होगी। ये नागरिकता है, ये सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है तो लोग कहते हैं हाँ लाओ लाओ, जितना फ्री में मिल सकता है दे दो। तो वो परिवेश जन्य विविध अंतर है, और चूँकि वहाँ जागरूकता का स्तर अच्छा है, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो उपलब्ध हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, तमाम चीज़ें हैं, तो उन सारी बातों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये लोकतांत्रिक राजनीति नागरिकता का निर्माण इसी तरीके से करती है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और कार्य क्या है? ओह माय गॉड, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। ये तो लगता है जैसे BA पार्ट 1 का क्वेश्चन है।
ना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की संरचना क्या है और कार्य क्या है, ये तो पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि क्या पढ़ाएं इसमें आपको, ये तो फैक्ट है। तो फैक्ट राइटिंग है यहाँ पर, सीधे सीधे 10 नंबर का है। तो आप बताओगे कि भाई 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मिलकर के चुनती है ना। इसी तरीके से लिख दोगे आप। फिर कार्य लिख दोगे उस कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का समाधान करती है, एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है यूएन के लिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूएन के सभी ऑर्गन के लिए एज पर रिक्वायरमेंट एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है। जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है उस वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करता है, इंटरनेशनल लॉ का पालन हो सके यह सुनिश्चित करने का काम करता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर रूल ऑफ लॉ बना रहे, इंटरनेशनल लेवल पर रूल ऑफ लॉ बना रहे, ये सुनिश्चित करने का काम करता है। तो ये सारे काम आप उसके लिख सकते हो, इस तरीके से बता सकते हो। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, ये भी क्वेश्चन। अब इसमें सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्य बताना है, तो की विवेचना करनी है ना, डिस्कस करना है। तो बेहद सिंपल सी बात है कि संयुक्त राष्ट्र में एक सुरक्षा परिषद है, 5 परमानेंट मेंबर हैं, बाकी 15 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर के नाम लिख दोगे, इनको वीटो पावर दी गई है वो बता दोगे, ये सारी बातें। फिर कार्य, आप उनके कार्य भी लिख दोगे। ये सब पढ़ते हो आप, प्री के लिए तैयार करते हो, ये सारी चीज़ें प्री के में ज़्यादा काम आती हैं, लेकिन यहाँ मेन में भी काम आ जाती है। देखो सीधे सीधे लिखना है आपको, एज इट इज़, फैक्ट राइटिंग है। तो आप इसमें लिख दोगे कि भाई क्या क्या कार्य है इंटरनेशनल लेवल पर, जो राजनीतिक विवाद हैं उनका समाधान करना, शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना, युद्ध की संभावनाओं को रोकना, ये तमाम बातें आप इसको लिखोगे कार्य के रूप में। फिर ये कह रहा है विवेचना कीजिए यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान रखना है, डिस्कस करना है, विवेचना करनी है। तो इतना कार्य लिखने के बाद अब पैरा चेंज करके विवेचना वाले पॉइंट में लिखोगे कि सुरक्षा परिषद उपर्युक्त जिम्मेदारियों के निर्वाह में अधिक सफल नहीं हो पाई है। वर्तमान समय में रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल और हमास का इजराइल पर हमला, हमास जैसे आतंकी संगठन का इजराइल पर हमला, ये सारी बातें आप लिख करके बताओगे कि जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका है वो विगत वर्षों में कमज़ोर सिद्ध हुई है, इसलिए सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की जा रही है। इतना लिखोगे, क्योंकि विवेचना करनी है ना। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यही अंतर है। ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना और कार्य क्या है, तो सीधे सीधे आपको संरचना बता देना है, स्ट्रक्चर लिख देना है और सीधे सीधे कार्य लिख देने हैं। यहाँ पर कोई विवेचना नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की संरचना बतानी है, कार्य करना है और विवेचना करनी है। तो संरचना और कार्य बताना है, इसके बाद विवेचना करने में बताना है आपको कि भाई इसकी संरचना और इसके कार्य दोनों को लेकर के चैलेंजेस, दोनों को लेकर के चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की जा रही है। भारत सबसे बड़ा दावेदार है इसके लिए, और इसके कार्यों को लेकर भी जिस अपेक्षा के अनुरूप इसका सृजन किया गया था वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से या इसके गठन के बाद से बड़े सारे युद्ध हमने देखे हैं। वर्तमान समय में रूस यूक्रेन का युद्ध, इजराइल पर हमास का हमला आदि इस प्रकार की घटनाएं देखी जा सकती हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। डी और ई में यही अंतर है, पिछले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में यही अंतर है। वहाँ सीधा सा पाठ लेखन था, यहाँ डिस्कस करना है। तो अगला कह रहा है क्वेश्चन, अपने राष्ट्रीय हित के लिए भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में गुट निरपेक्ष आंदोलन के मानक लोकाचार की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रीय हित को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट पावर, भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में नैम के मानक लोकाचार, नॉर्मेटिव इथोस की प्रासंगिकता पर चर्चा करनी है कि भाई इसकी वर्तमान प्रासंगिकता क्या है गुट निरपेक्षता की। तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत के सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि हम भारत अपने आप को कल्चरली, इकोनॉमिकली डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, हार्ड पावर के रूप में डेवलप करने के बजाय, यानी एक पावर पॉलिटिक्स में भागीदारी निभाने के बजाय उसका ध्यान रखते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग पावर की प्रतिस्पर्धा नहीं करते, बल्कि हम लोग विकास की प्रतिस्पर्धा करते हैं।
और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बनाना चाहते हैं, शैक्षणिक संबंध को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के आधार पर दूसरे देशों के साथ संबंधों का निर्वाह करने पर बल दे रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये सॉफ्ट पावर, भारत को सॉफ्ट पावर के रूप में प्रमोट कर रही है। और इस बात के लिए जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं, उन राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए नैम के लोकाचार, मानक लोकाचार जो नॉर्मेटिव इथोस हैं, तो नैम के नॉर्मेटिव इथोस क्या थे? गुट निरपेक्षता के नॉर्मेटिव इथोस क्या थे? दोनों गुटों से दूर रहना, निष्पक्ष होकर के भूमिका निभाना, तटस्थ नहीं रहना, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तटस्थ नहीं रहना, न्यूट्रल नहीं रहना है, बल्कि गुण और अवगुण के आधार पर कोई निर्णय लेना है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में तो गुण और अवगुण के आधार पर निर्णय लेना है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनना है, किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जाना है। तो ये जो लोकाचार थे, यानी मानक लोकाचार थे, ये मानक लोकाचार आज भी नैम के बने हुए हैं, क्योंकि भारत ने दोनों गुटों से एक बराबर की दूरी रखी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हालांकि नैम की प्रासंगिकता को लेकर के चर्चा करनी है, तो इसका निगेटिव पहलू भी लिखना है, इसका अपोजिट पक्ष भी देना है कि नैम की प्रासंगिकता को लेकर के सवाल उठाए गए कि नैम सफल आंदोलन नहीं रहा और विकासशील देशों के ही हितों को साधने में यह अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। सबसे बड़ी संख्या आज इसकी अवश्य है, 120 देश हैं इसके मेंबर, लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ये कोई छाप छोड़ने में, कोई प्रभाव जमा पाने में ये सफल नहीं रहा। इन सारी बातों पर इसकी आलोचना भी की जाती है। एक बात। दूसरी बात, अब गुट खत्म हो गए, तो शीत युद्ध के काल तक 2 गुट थे, अब गुट खत्म हो गए तो गुट निरपेक्षता भी खत्म हो गई, ऐसा कहा जाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वयं कहा है कि जो नैम की प्रासंगिकता पहले थी वो आज भी बनी हुई है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में हमें पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, हमें शांतिपूर्वक व्यवस्था चाहिए, और इस शांतिपूर्वक व्यवस्था को बनाए रखने में हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम ये वचनबद्धता प्रकट करें कि हम किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम एक सांस्कृतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, व्यापारिक सहयोग, ऐसे सहयोग पर बल देंगे। हथियारों की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के बजाय हम आर्थिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हों, सांस्कृतिक विकास की प्रतिस्पर्धा में शामिल हों, हम जो हमारी समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, हम ऐसे परिवर्तनों, ऐसी समस्याओं के समाधान और पूरे विश्व में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रतिस्पर्धा में शामिल हों। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज भी जो नैम है वो प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की गुटबंदी को बनाने से रोकता है। आज अगर आप रूस और यूक्रेन युद्ध का विश्लेषण करें, तो इस युद्ध के मूल में अगर जाएं, तो युद्ध के मूल में क्या है? गुटबंदी। अगर यूक्रेन अपने आप को, क्योंकि गुट खत्म हो गया, तो गुट खत्म हो गया तो वार्सा संधि खत्म हो गई, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, नाटो खत्म हो गया, गुट खत्म हो गए तो। लेकिन अमेरिका ने नाटो को जिंदा रखा और अमेरिका ने नाटो का विस्तार करना शुरू किया। पूर्व सोवियत संघ से जो देश विघटित हुए, उन देशों को धीरे धीरे नाटो में मिलाना शुरू किया, जबकि वो समाजवादी मानसिकता वाले देश हुआ करते थे एक समय में। लेकिन अमेरिका ने नाटो का विस्तार करना चाहा, यानी अपने गुट को बढ़ाना चाहा। जब अमेरिका ने अपने गुट को बढ़ाना चाहा, यूक्रेन ने सहमति दी, तो रूस ने विरोध किया कि नहीं भाई, तुम्हें नाटो में शामिल नहीं होना है। और यही बात धीरे धीरे आगे चल करके युद्ध का कारण बन गई। तो युद्ध का मूल कारण क्या है? गुटबंदी है, एक तरीके से देख लो। अगर नैम को हम लोग फॉलो करते तो ये गुटबंदी नहीं होती, और ये गुटबंदी नहीं होती तो रूस और यूक्रेन का युद्ध भी नहीं होता। तो जो नैम है, वो नैम के जो मानक हैं, लोकाचार हैं, यानी नॉर्मेटिव इथोस हैं, वो नॉर्मेटिव इथोस आज के वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है। इसलिए नैम 2.0 की शुरुआत की गई है, यानी इस 21वीं शताब्दी में नैम आंदोलन को एक दूसरा रूप दिया गया है, बिना 2 गुटों के, क्योंकि अब 2 गुट नहीं है। लेकिन फिर भी अब इसका मतलब ये है कि हम किसी नए गुट को बनाने से बचें। हमारी कोशिश ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुटबंदी को प्रमोट ना करें, अब नए इस रूप में आगे बढ़े, बल्कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बने जहां सब के लिए सहयोगी हों, जहां सब के लिए सहयोगी हो। प्रतिस्पर्धा होनी अच्छी बात है, अलायंस हो, एग्रीमेंट्स हो, गुटबाजी ना हो, गुटबंदी ना हो।
तो आज जो नैम 2.0 की प्रासंगिकता है हमारे लिए वो यही है कि आज का वर्ल्ड ऑर्डर इस बात की मांग करता है कि जब दो जो पुराने गुट थे वो खत्म हो गए, आज का विश्व बहुध्रुवीय बन गया, तो ऐसे समय में जो पुरानी गुटबाजी है, नई गुटबाजी को हम जन्म ना दें। नई गुटबाजी जन्म लेगी, समस्याएं जन्म लेंगी। रूस यूक्रेन युद्ध इसका ताज़ा उदाहरण है, इधर एग्जाम्पल है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन था लिखने के लिए। ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों का प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, फंक्शनलिस्ट अप्रोच, किस प्रकार से वैश्विक राजनीति में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। तो फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण का मतलब है सहायता, डेविड मेट्रेनी वाला ना दृष्टिकोण, मानवीय सहायता, एक दूसरे की सहायता, तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी की सहायता। तो इन सहायता के आधार पर जो संबंधों का विकास होता है वो प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है, फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। तो अगर हम इस सहायता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करते हैं, तो ये कहता है शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। अपने आप होगा, क्योंकि हथियारों की प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। एक बात तो जो हम लोग निरस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट का विचार हम लोग प्रोत्साहित करते थे, कभी नहीं हो पाया। अगर फंक्शनिस्ट अप्रोच को अपनाएंगे हम लोग तो डिसआर्मामेंट होगा, युद्ध जैसी घटनाएं नहीं होंगी, एक दूसरे की सहायता के लिए, सहयोग के लिए देश तत्पर होंगे, जिसमें तकनीकी आधार पर एक दूसरे की सहायता की जाएगी, मानवीय आधार पर एक दूसरे की सहायता की जाएगी, संसाधनों से एक दूसरे की सहायता की जाएगी, आर्थिक मदद की जाएगी। तो इन तमाम सहायता के माध्यम से हम एक दूसरे देशों के साथ संबंधों को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। तो जब इस प्रकार से सहयोग का वातावरण उत्पन्न होगा तो शांति अपने आप आएगी। डेविड मेट्रिनी का विचार लिखेंगे हम लोग इसमें। तो आसान सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कहता है म्यांमार में शासन परिवर्तन, क्योंकि हम लोग जानते हैं म्यांमार में फरवरी 2021 में जो लोकतांत्रिक शासन था वो ख़त्म हो गया, और जब चुनाव के बाद वहाँ पर जब दोबारा पार्टी आई जीत करके आंग सान सू की, तो ये हुआ कि भाई चुनाव में धांधली हो गई और सेना ने अपना शासन स्थापित कर लिया, जिसे जुंटा शासन कहते हैं। तो वहाँ जुंटा शासन आ गया, तो शासन परिवर्तन यानी सैनिक तानाशाही आ गई, एक तरीके से कह लो तो सैनिक तानाशाही आ गई। चर्चा की हम लोगों ने। और राजनीतिक संकट से, राजनीतिक संकट यानी अब वहाँ पर कोई राजनीतिक दल सत्ता में नहीं है, सैन्य तानाशाही है, ज़्यादातर वहाँ सैन्य तानाशाही रही है। क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा कैसे पहुँचा रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सभी देशों में यानी आसपास के देशों में अगर एक व्यवस्था बनी रहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहती है, तो परस्पर सहयोग सुनिश्चित रहता है। भारत लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत चाहता है कि सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन बना रहे। लेकिन म्यांमार में इसके विपरीत सत्ता परिवर्तन हुआ, और उस सत्ता परिवर्तन में सैनिक तानाशाही स्थापित हो गई। उस सैनिक तानाशाही के कारण सेना ने लोगों पर सेना के ऊपर आरोप लगे कि वह लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है। नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन होने लगा। मानवाधिकारों के हनन से लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होने लगा। विस्थापन होने लगा तो लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बनने लगे, कोई बांग्लादेश जाने लगा, कोई भारत आने लगा। ज़्यादातर बड़े पैमाने पर लोग इन्हीं दोनों देशों में भागे, बांग्लादेश और भारत। इस तरीके से शरणार्थियों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा हो गया। जब दूसरे देशों से शरणार्थी दूसरे देश में जाते हैं, अवांछित तरीके से जाते हैं, तो वहाँ की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि आय और आजीविका के कोई साधन होते नहीं, इसलिए उन्हें अपराध और आपराधिक गतिविधियों में, तस्करी में, इन सारी चीज़ों में बड़ी आसानी से लिप्त किया जा सकता है। तो वो दूसरे देशों के लिए शांति और सुरक्षा का कारण बनते हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा, चूँकि रोहिंग्या मूल रूप से तो बांग्लादेशी मूल के लोग हैं, लेकिन म्यांमार में भी बसे हुए हैं। म्यांमार से जब रोहिंग्याओं को वहाँ से हटाया गया, तो रोहिंग्याओं ने बांग्लादेश और भारत में शरण ली, और रोहिंग्याओं ने भारत और बांग्लादेश में शरण ली, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए ये एक बड़ा खतरा बनकर के प्रकट हुआ।
क्योंकि बड़ी संख्या में शरणार्थियों के इस तरीके से या रोहिंग्याओं के इस तरीके से आने से हमारी स्थानीय संघर्ष को इसने जन्म लिया। जहाँ आकर के रोहिंग्या बसना चाहेंगे वहाँ लोकल लेवल पर संघर्ष होगा, कल्चरल संघर्ष होगा, तो एक तरीके से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा और तरह तरह के संघर्ष जन्म लेंगे। तो स्थानीय संघर्ष को जन्म मिला, कहीं कहीं इसने सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया, कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए शांति और सुरक्षा के लिए ये एक ख़तरा साबित हुए हैं जो रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार में शासन के बाद विस्थापित होकर के आए हैं। इसके अलावा लोकतांत्रिक तरीके से ही दूसरे देशों के साथ संबंधों का बेहतर संचालन किया जा सकता है। हालांकि म्यांमार के साथ भारत के रिलेशन अब भी बुरे नहीं हैं, भले ही वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन नहीं है, लेकिन फिर भी चीन नहीं चाहता कि म्यांमार में लोकतंत्र आए, क्योंकि चीन में स्वयं तानाशाही है। इसलिए चीन वहाँ की सैन्य तानाशाही को मदद करता है, और चीन जब सैन्य तानाशाही को सहायता देता है तो उस सैन्य तानाशाही के माध्यम से वो इस दक्षिण एशिया में अपने प्रभुत्व को जमाने की कोशिश करता है। भारत के पूर्वोत्तर म्यांमार से जो 164 थी 1643 किलोमीटर की जो सीमा है वो ओपन बाउंड्री है, और इस ओपन बाउंड्री में जो म्यांमार है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये गोल्डन ट्रायंगल है। यानी ये जो नशीले पदार्थ हैं उन नशीले पदार्थों के उत्पादन और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसलिए ऐसी दशा में नशीले पदार्थों की तस्करी बड़ी मात्रा में भारत या अन्य क्षेत्रों में हो सकती है। अब अगर लोकतांत्रिक शासन हो तो उसको नियंत्रित करने और व्यवस्थित करने का एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन सैनिक तानाशाही में वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, गॉड नोज। तो ऐसी दशा में चूँकि हमारी बाउंड्रीज ओपन बाउंड्रीज हैं, इसलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं को लेकर के खतरा हुआ है। अभी जो म्यांमार में अभी जो भारत में मणिपुर में कुकी और मेइतेई के बीच संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में म्यांमार और भारत के बीच की जो खुली हुई सीमा है, इस खुली हुई सीमा का एक बहुत बड़ा डिमेरिट हम लोगों ने अनुभव किया है। लोकतांत्रिक शासन होने के नाते एक लोकतांत्रिक सरकार के बीच बातचीत की प्रक्रिया दूसरे तरीके से होती है, और ऐसी घटनाओं को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। हालांकि हम अब भी मैनेज कर लेते हैं सैनिक तानाशाही में भी, लेकिन फिर भी वो फॉर्मेट बदल जाता है, जो कम्युनिकेशन का फॉर्मेट होता है। अगर लोकतांत्रिक शासन है तो विकास के रास्ते अच्छे होते हैं, और जैसे भारत, म्यांमार और थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाने की बात कही है, और भी सारे गंगा मेकॉन्ग सहयोग है। तो इस तरीके से जितने भी हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हम उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। तानाशाही शासन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को गति की धीमी हो जाती है, और उसका नतीजा ये होता है कि विकास के लिए जब अवरोध हो जाएगा तो विकास के माध्यम से ही शांति आती है। अगर विकास होगा तभी शांति के अवसर उत्पन्न होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट सा है। यानी आप देखो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन अभी और भी आप आगे देखोगे कि जितने भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिनका आंसर आप नहीं लिख सकते। अगर एक सामान्य सी समझ है तब भी आप आंसर कर सकते हो, बहुत गहन तरीके से नहीं पढ़ा है तब भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन इस तरीके का था, तो बहुत कठिन नहीं था, पेपर अच्छा था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है शीत युद्ध के दौरान, ठीक है भाई, गुट निरपेक्ष आंदोलन। देखो नैम पर 2 क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, नैम पर अभी एक क्वेश्चन पहले था, एक क्वेश्चन फिर आ गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व राजनीति में तीसरी शक्ति बनने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बोझिल था। नैम की आलोचना करनी है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसीलिए चलाया गया जिससे कि हम दोनों गुटों से दूरी बना सकें, किसी गुट में शामिल ना हो सकें, और दोनों गुटों से सहायता प्राप्त कर सकें। तो ये दोनों गुटों से मतभेद वाली व्यवस्था नहीं थी, बल्कि दोनों गुटों से एक समान दूरी बनाते हुए दोनों गुटों से बेहतर संबंध बनाने वाली व्यवस्था थी। और इस तरीके से धीरे धीरे लोगों को ये विचार पसंद आया। आप जानते हैं 1961 बेलग्रेड सम्मेलन, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, और आज 120 कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर, 120 देश नैम के सदस्य हैं। लेकिन पूरे शीत युद्ध काल के दौरान, हमें केवल शीत युद्ध के काल की ही दौरान की चर्चा करनी, उसके बाद की नहीं करनी। क्वेश्चन साफ साफ तौर पर कह रहा है
तो शीत युद्ध काल के दौरान नैम ने पूरी कोशिश की कि वो एक दो गुटों के बजाय ये एक तीसरी विश्व शक्ति बने जो वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने में, वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। इसने प्रयत्न तो किया किंतु यह सफल नहीं हो सका। पहली बात, बड़ा आंदोलन था क्योंकि बहुत सारे देश इसमें शामिल थे और बड़ा आंदोलन होने के कारण उन देशों में भी बहुत सारे देश विचारात्मक आधार पर एक दूसरे से सहमत नहीं थे, विचारधारा के आधार पर अलग अलग हो गए। जैसे क्यूबा था, अफगानिस्तान था, ये सब पूर्व सोवियत संघ के पक्ष में चले गए। सोमालिया था, सिंगापुर था, ये सब थे वो अमेरिका के पक्ष में चले गए। जबकि ये सब नैम कंट्रीज थी, ये सब गुट निरपेक्ष आंदोलन थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो एक संगठनात्मक एकता है, वो संगठनात्मक एकता नहीं दिखी क्योंकि बड़े देश होने के नाते, अधिक देशों की संख्या अधिक होने के नाते उन सब में विचारधारात्मक एकता नहीं बन पाई और वो विचारधारात्मक रूप में भी वो बिखर गए। बड़ा होने के कारण बिखर गए, विचारधारात्मक रूप में ये बिखर गए। इसके अलावा ये अपनी ही सुरक्षा कर पाने में असफल रहे। भारत नैम का प्रणेता माना जाता है, लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। किसी भी नैम कंट्रीज़ ने कोई सहयोग नहीं किया भारत का। जितने भी नैम कंट्रीज़ पर कभी कोई हमले हुए तो नैम कंट्रीज़ ने सहयोग नहीं किया और नैम कंट्रीज़, या यूँ कहें कि जो नैम आंदोलन था वो ऐसे चीज़ों का प्रतिरोध कर पाने में, कि ऐसी घटनाओं का प्रतिरोध कर सके, कड़ा प्रतिरोध कर सके, वो कड़ा प्रतिरोध करने में सफल भी नहीं हो पाया। इसलिए नैम बड़े पैमाने पर क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई अच्छा, भारत तो सबसे बड़ा प्रणेता था नैम का और 1962 में ही युद्ध का शिकार हो गया। किसी भी नैम देश ने ना तो चीन की आलोचना की कि भाई चीन ने गलत किया और ना ही भारत का सपोर्ट किया। ऐसे ही जब अन्य देशों पर भी बारी आई तो अन्य देशों के साथ भी यही हुआ। तो ऐसे गुट का क्या महत्व, ऐसे समूह का क्या महत्व? समूह का महत्व तो तब है जब अगर हमारे ऊपर, हम मान लो कोई एसोसिएशन बनाते हैं, अब उस एसोसिएशन में अगर किसी भी मेंबर पर कोई समस्या आए, कोई भी आपत्ति आए, तो उस समस्या और आपत्ति के लिए हम सब एक हो जाएं। ऐसा हो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं रहा। इसके अलावा जो नैम के देश थे वो प्रायः आपसी वैमनस्य के शिकार थे। भारत और पाकिस्तान का झगड़ा किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। नैम के बहुत सारे देश ऐसे थे जो आंतरिक संकट के शिकार थे। अफगानिस्तान देख लो, अफ्रीका के देश देख लो। अफ्रीका नैम में सबसे ज़्यादा देश कंट्रीब्यूट करता है और अफ्रीका के देश सबसे ज़्यादा अव्यवस्था, अस्थिरता, अशांति, इन सब के शिकार रहे और दूसरे देश इन अफ्रीकी देशों की मदद कर पाने में सफल भी नहीं रहे। ऐसा भी नहीं रहा कि दूसरे देशों ने मदद कर दी हो इन अफ्रीकी देशों की। तो ये सब कारण ऐसे थे जिन कारणों से नैम पूरी तरीके से सफल नहीं कहा जा सकता। तो इसी बात को लिखना था, लेकिन विवेचन करना है, डिस्कस करना है। लेकिन हम बताते हैं अंत में फिर कि इसके बावजूद भी जो नैम के थॉट हैं वो आज के लिए रेलेवेंट हैं, क्योंकि वर्तमान विश्व जो बहुध्रुवीय होता जा रहा है, इस बहुध्रुवीय विश्व में नैम के मानक, नैम के लोकाचार, अभी भी लिखा था, या नैम के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि वर्तमान विश्व में नैम की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, क्योंकि विश्व शांति को बनाए रखने में नैम आज उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले भी था। तो विवेचना करनी है तो दोनों पहलू लिख देंगे हम लोग। अब ये कह रहा है, एक अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ के उदय के कारणों का विवरण दें। ये बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। विवरण देना यानी चुपचाप लिखते जाना है बस, क्या क्या कारण थे, है ना। तो ऐतिहासिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, तो ये सारे कारण सिर्फ आपको लिखते जाने हैं कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकीकरण की ज़रूरत थी और हमलों से बचने की ज़रूरत थी, आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता थी, रोम और पेरिस की जो संधियाँ थीं उस संधियों के परिणाम स्वरूप ये जरूरी था। जो भी यूरोपीय देश थे उन यूरोपीय देशों में परस्पर सहयोग अपेक्षित था, इसलिए सहयोग को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया।
एक दूसरे की आर्थिक सहायता करने के लिए, आर्थिक मजबूती लाने के लिए इस तरीके के प्रयत्न किए गए। राजनीतिक आधार पर एक वॉइस बन करके, एक आवाज़ बन करके प्रकट हो सकें, उभर सकें, इसके लिए तो ये सारी बातें, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट वाइज लेखन है, तो इसमें तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है। आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधे-सीधे पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस सीधे-सीधे पॉइंट लिखते जाना है यहाँ पर। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो सीधे-सीधे हैं। अब ये कह रहा है उन विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए जिनसे तेजी से पर्यावरणीय निम्नीकरण मानवीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से संपर्क कीजिए। हाँ, तो ये भी बहुत आसान सी बात है, इश्यूज से है ये क्वेश्चन। ये विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए जिससे तेजी से पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है, यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, और पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तो मानवीय सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है। ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, मनुष्य की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा कर रहा है। तो है ही है, इस समय दिल्ली में सांस लेना दूभर है। पिछले 10-15 दिनों से दम घुटने वाली व्यवस्था है, एहसास होता है, सफोकेशन फील होता है यहाँ पर। तो पिछले 10 दिनों से तो यही माहौल है यहाँ पर, यही वातावरण है। दीपावली तक तो ऐसा ही रहेगा, दीपावली के बाद भी ऐसा ही रहने की गुंजाइश है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो कब तक रहेगा? स्कूल सारे बंद किए जा चुके हैं, शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं, इसी वजह से बंद हुए हैं। तो पर्यावरण का निम्नीकरण तो जीता जागता एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि पर्यावरण अगर खराब हो रहा है तो मानवीय सुरक्षा के लिए कितना गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहा है। दिल्ली इस समय सबसे जीता जागता उदाहरण है। नवंबर की दिल्ली, बिना ठंड की दिल्ली, लेकिन विंटर वैकेशन डिक्लेयर कर दिया गया। सरकार की अकर्मण्यता है, लापरवाही छुपाने का तरीका है, वे चलो घर में बैठो, अब विंटर वैकेशन बिना विंटर के हो गया। तो ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन पर्यावरण खराब होने से वायु प्रदूषण हो गया। अब यकीन मानो आप, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं अनुभव कर रहे होंगे, बाकी जो लोग यहाँ पर अगर आप हैं तो आपको सफोकेशन फील होगा। प्रदूषण की ये स्थिति है। अब आप कल्पना कीजिए कि इस स्थिति में आपके फेफड़े, आपके लंग्स, आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, आपके शरीर के अंगों पर किस तरीके का दुष्प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर लंग्स पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो बहुत वृद्ध हैं या जो बीमार हैं, उनके तो जीवन के लिए तात्कालिक संकट है ये गहन प्रदूषण। लेकिन ठीक किसको चिंता है? हु केयर्स? सब अपने अपने, इस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सब पॉलिटिकल रैलियां कर रहे हैं कि भाई वोट दो हमको, हम जीते हैं, इस राज्य में भी सरकार बनाएं, दिल्ली में तो है ही है, पंजाब में तो है ही, दूसरे राज्य में भी बना लेते हैं। हु केयर्स? तो ये जो पर्यावरणीय संकट है, ये तो एक जीता जागता एग्जाम्पल है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम लेते हैं, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल कंकरेंट है तो इसलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है तो काम हो रहा है। तो पर्यावरण, एक तो वायु प्रदूषण हो गया जो अभी बिल्कुल सामने एग्जाम्पल है। इसके बाद फिर जल प्रदूषण है, जैसे पेयजल का संकट है बड़े पैमाने पर। जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो या तो नीचा होता जा रहा है या तो ग्राउंड लेवल वाटर प्रदूषित होता जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे भाग ऐसे हैं जहाँ पर सरकारों ने नलकूप पर चिपका दिया है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो कहाँ का पानी पीने योग्य है ये तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन वहाँ लिख दिया कि ये पीने योग्य नहीं है। तो लेकिन उन्हें पेयजल मिलेगा कहाँ से? वो वही पीने के लिए विवश हैं, क्योंकि और कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं, और तरह तरह की बीमारियों के शिकार हैं। कहीं कैंसर बहुत तेज़ी से हो रहा है, कहीं हड्डियों की बीमारी कहीं तेज़ी से हो रही है, कहीं टीबी की बीमारी। ऐसे ऐसे गाँव के पूरे के पूरे समूह हैं जो इस तरीके की अलग अलग बीमारियों के शिकार हैं अपने देश में। इसी तरीके से विश्व में भी यही हाल है। केपटाउन शहर, जहाँ पेयजल ज़ीरो हो गया, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। तो केपटाउन शहर पेयजल से विहीन हो गया, जल संकट इतना गहरा गया वहाँ पर। और इस तरीके से जो जल का संकट है वो पेयजल के बिना व्यक्ति का जीवन यापन संभव नहीं। मृदा क्षरण हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है।
ज़मीन में, क्योंकि कंपनियों का जो वेस्ट है वो भी ज़मीन में जा रहा है, पॉल्यूटेंट ज़मीन में जा रहे हैं, उर्वरकों का खूब प्रयोग हो रहा है, कीटनाशकों का खूब प्रयोग हो रहा है खेती में, मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उसी मृदा में जो उत्पादित चीज़ें हैं वही हमारे भोजन का अंग बन रही हैं। अब जब वो सारी चीज़ें हमारे भोजन का अंग बन रही हैं तो वो सारे पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, वो सब कुछ हमारे बॉडी में उसका एक अंश जा रहा है, क्योंकि वही सब मिल करके वो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं। तो जो फूड ग्रेन्स हम खा रहे हैं उसमें तमाम तरीके के हार्मफुल केमिकल्स मिले हुए हैं। फल पकाए जाते हैं, ये तो बेहद, हालांकि ये तो क्राइम है, इस पर तो रोक लगनी चाहिए, लेकिन अब सब रिश्वत खा के मस्त हैं, कौन रोक लगाएगा? क्योंकि तमाम केमिकल्स के माध्यम से फल पकाए जा रहे हैं और वही फल बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बड़ों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, बीमारों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं खाने के लिए। ये तो हेल्थ के साथ बहुत बड़ा हेल्थ पर बहुत बड़ा नुकसान है। तो जो मृदा का क्षरण हो रहा है, कृषि उत्पादन नकारात्मक तरीके से प्रभावित हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है बड़ी तेज़ी से। वनों की कटाई हो रही है तो इससे जलवायु परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण आपने देखा अभी हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में किस तरीके से अनियमित तरीके से बादल फटने की घटनाएं हुई, अनियमित तरीके से बाढ़ की घटनाएं हुई और बड़ी मात्रा में धन जन की हानि हुई है। और इस तरीके की घटनाएं, और ये जो धन जन की हानि है जलवायु परिवर्तन के कारण, ये हम लोगों ने अमेरिका में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा और यूरोप के कुछ देशों में भी देखा। यहाँ तक कि यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो वर्तमान समय में अवांछित तरीके से गर्मी के भी शिकार हैं, जहाँ गर्मी प्रचंड है, कहीं पर सर्दी प्रचंड है, जहाँ जो है, जहाँ बारिश है वहाँ बारिश प्रचंड है। ये प्रचंडता मौसम की, ये जलवायु परिवर्तन की देन है, ये पर्यावरणीय निम्नीकरण के कारण हुआ है। ये सब उदाहरण दे करके आप समझा सकते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो, ये कह रहा है विश्व के विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इसका मतलब ये भी बताना है कि पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है ना। दोनों तरीके के इम्पैक्ट आपको यहाँ पर बताने हैं, क्योंकि दोनों तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, फिर पॉजिटिव निगेटिव दोनों पड़ा है। तो विश्व के विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रभाव, तो बताइए वैश्वीकरण क्या है, पहले ये बता दीजिए कि भाई ठीक है। ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है मैकलुहान ने, बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात की है केनिची ओमे ने ना। तो ये सारी बातें आप करके बताएं कि ये वैश्वीकरण है, और फिर इसके बाद बताएंगे कि विकासशील देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो पहले पॉजिटिव बताइए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। विकासशील देशों में विकास की गति बढ़ी है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, तकनीक का आदान प्रदान हुआ है, आर्थिक गतिशीलता में वृद्धि हुई है, व्यापार और वाणिज्य का प्रवेश हुआ है, नया निवेश हुआ है, इसलिए विकास को गति मिली है, जीवन की गुणवत्ता पहले की तुलना में बढ़ी है। बहुत सारी बातें ना, ये सारी लिखा भी है हम लोगों ने, नोट्स में हम लोग ने सब कुछ किया है इस तरीके से। तो ये सारी बातें बतानी है। फिर आलोचनात्मक परीक्षण करना है, तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो फिर इसकी कमियां भी बतानी है। नोआम चोम्स्की का स्टेटमेंट भी लिख दीजिए आप इसमें कि भाई जो विकासशील देश, जो ग्लोबल साउथ है पूरा, वो इस वैश्वीकरण के कारण ही पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से ग्रसित है। इस वैश्वीकरण ने देश की अपनी संस्कृति को, जो स्वदेशी संस्कृति है, उस संस्कृति को क्षति पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया है। वैश्वीकरण ने आत्मनिर्भरता, जो देशों की अपनी स्वयं की अर्थव्यवस्था है, उस आत्मनिर्भरता को चोट पहुंचाया है, उस पर क्षति पहुंचाई है। यानी देश के भीतर का जो निवेश है, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है, उसको डिमोटिवेट किया है, और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई को प्रमोट किया है। तो देशों की जो स्वयं की अंतर्निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, वो क्षतिग्रस्त हुई है। और नव उपनिवेशवाद जैसे लक्षणों का जन्म हुआ है। चीन जैसे देशों ने दूसरे देशों में निवेश केवल इस पर्पज से किया है जिससे उन देशों के आर्थिक संसाधनों पर वो कब्जा कर सके। नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ है। तो ये सारी इसकी कमियां भी आप बताओगे। परीक्षण करना है तो निष्कर्ष भी लिखोगे। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू हैं, कमियां अच्छाइयाँ दोनों भी हैं, लेकिन
विकासशील देश अब धीरे-धीरे अपनी कमज़ोरियों को पहचान रहे हैं। वैश्वीकरण के लाभों और हानियों का विश्लेषण करके उसकी हानियों को कम करने और लाभों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे भारत इस दिशा में अग्रणी देश है। इस तरीके से करके कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? मीर शाइमर और स्नाइडर, जैक स्नाइडर, मीर शाइमर और जैक स्नाइडर का कॉन्सेप्ट, आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तात्पर्य है, सिर्फ ये पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाई ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म ना। तो पहले रियलिज्म बताओ कि रियलिज्म क्या है। जो यथार्थवाद है वो क्या है, वो पावर पॉलिटिक्स पर फोकस करता है, शक्ति आधारित राजनीति पर फोकस करता है। और जो आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद हैं वे नव यथार्थवाद के रूप हैं। नव यथार्थवाद क्या है? नव यथार्थवाद शक्ति को व्यक्ति से संरचना की ओर शिफ्ट करता है। इस शक्ति का प्रयोग व्यक्ति के बजाय संरचना के माध्यम से हो, तो वह शक्ति को व्यक्ति से संरचना की ओर शिफ्ट करता है। इस यथार्थवाद के दो रूप हैं, एक आक्रामक है और दूसरा रक्षात्मक है। एक ऑफेंसिव है और दूसरा डिफेंसिव है। जो ऑफेंसिव है वो पावर मैक्सिमाइजर है, वो शक्ति को बढ़ाने पर बल देता है, क्योंकि राज्यों के बीच अविश्वास पनपता है, इस बात पर बल देता है। मीर शाइमर कहते हैं इस बात को। और जो डिफेंसिव है वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है, स्टेट को सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर बनाता है, वो स्टेट को अधिक से अधिक रक्षात्मक उपाय करने पर बल देता है। राज्यों के बीच एक विश्वास कायम रहता है यहाँ पर कि सब एक दूसरे की सुरक्षा करते रहेंगे। जैक स्नाइडर। तो ये आक्रामक और रक्षात्मक यथार्थवाद है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लिख सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है 4C, इसके बाद पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। वर्तमान के अमेरिकी आधिपत्य पर विभिन्न बाधाओं पर चर्चा कीजिए। अमेरिकन हेजमनी, इनमें से किन के भविष्य में अधिक प्रमुख होने की संभावना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अब अमेरिकन हेजमनी आई कैसे? तो अमेरिकन हेजमनी स्थापित हुई सैन्य आधार पर स्थापित हुई, आर्थिक आधार पर स्थापित हुई, सांस्कृतिक आधार पर स्थापित हुई ना। ग्रामशी कहते हैं कि सांस्कृतिक आधार पर हेजमनी की स्थापना हुई है। तो ये सब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट किए हैं, लिखा है। तो अमेरिकन हेजमनी इन सारे रूपों में, सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका स्ट्रांग रहा, क्योंकि सारी चीज़ों में स्ट्रांग रहा, हर चीज़ों में। तो इन सभी आधारों पर अमेरिका का आधिपत्य स्थापित हुआ, और विशेषकर 1991 के बाद जब शीत युद्ध का समापन हो गया। तो एक तो ये बात हो गई। अब ये कह रहा है कि इसमें बाधाएं क्या हैं अमेरिकन आधिपत्य में। तो भाई अमेरिकन आधिपत्य में अब सबसे बड़ी बाधा तो यही है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो पूरा विश्व यूनिपोलर हो गया, अमेरिका केवल एक धुरी हो गया पूरे विश्व की। लेकिन धीरे धीरे मल्टीपल पोल्स डेवलप होने लगे और वर्तमान विश्व मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे देश स्ट्रेटजिक पावर के रूप में डेवलप होने लगे। रूस ने अपना सबसे मजबूत रिवाइवल किया, जो पूर्व सोवियत संघ से विघटित हुआ सबसे बड़ा ग्रुप था। रूस का स्ट्रेटजिक रिवाइवल हुआ, बहुत तेजी से स्ट्रेटजिक रिवाइवल हुआ। और चीन का बड़ी तेजी से आर्थिक रिवाइवल हुआ, इकोनॉमिक रिवाइवल हुआ। तो रूस ने स्ट्रेटजिक तरीके से अपने को मजबूत किया, तो अमेरिका उसे अपनी चुनौती समझने लगा। चीन ने बड़ी तेजी से अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया। चीन ने आर्थिक रूप से मजबूत किया तो अमेरिका उसे अपने लिए आर्थिक चुनौती समझने लगा। इसी तरीके से जो व्यापार वाणिज्य के केंद्र थे, अब तक सारा जो व्यापार होता था वो डॉलर में ही होता था पूरे विश्व में। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब भारत दूसरे देशों के साथ समझौता कर रहा है। जैसे अब यूरोप, पूरे यूरोप के अलग अलग देश, अधिकांश देश जो यूरोपीय यूनियन में शामिल हैं, उनमें 6 को छोड़ करके वो सब यूरो में अपना कारोबार करते हैं, 6 नहीं करते। तो यूरो में कारोबार होने लगा। भारत अब दूसरे देशों के साथ समझौते कर रहा है कि भाई हम अपनी स्थानीय मुद्रा में कारोबार करें। यूएई के साथ हमने समझौता किया कि हम रुपए और दिरहम में अपना कारोबार करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। रूस के साथ हमने समझौता किया कि भाई हम लोग अपनी स्थानीय मुद्रा में कारोबार करेंगे।
हम लोग डॉलर में कारोबार नहीं करेंगे। तो जो डॉलर का जो है डॉलर हेजमनी थी अमेरिका की, वो डॉलर हेजमनी डाउन हुई इस तरीके से। जो जियोपॉलिटिकल गेम था पूरे वर्ल्ड का, उस जियोपॉलिटिकल गेम में अमेरिका की जो नेवल विंग है वो विश्व के अलग अलग कोने में अलग अलग जगहों पर स्थापित है, पैसिफिक ओशन में है। नतीजा ये है कि अमेरिका की स्ट्रेटजिक जो कंडीशन है जियोपॉलिटिकली वो बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन अब जब बहुत सारी पावर इस तरीके से उभरने लगी, जैसे चीन उभर कर आया, चीन ने अपने आप को मजबूत किया बड़ी तेज़ी से। पश्चिम एशिया में तुर्की जबकि अमेरिका का मेंबर है, सॉरी नाटो का मेंबर है, जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया ग्रुप है, लेकिन नाटो का मेंबर होने के बावजूद भी तुर्की अमेरिका को चुनौती देने में संकोच नहीं करता है। और इस तरीके से अलग अलग तरीके से चैलेंजेस यहाँ पर सामने आने लगे हैं। अमेरिका की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने जो दूसरे देशों में अपनी भूमिका निभाई, जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के युद्ध में भूमिका निभाई, अफ़गानिस्तान में तालिबान के विरुद्ध युद्ध में भूमिका निभाई, तालिबान के ख़ात्मे में, ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म में अपनी भूमिका निभाई। क्या हुआ? अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी, हार कर वापस लौट गया। अफ़गानिस्तान में अमेरिका हार कर वापस लौट गया, तो अमेरिका को हार का मुँह देखना पड़ा। सारे के सारे साजो सामान युद्ध के सब छोड़ करके सेनाएं वापस लौट गई। अमेरिकन हेजेमनी की बहुत बड़ी चुनौती। ये कह रहा है इनमें से भविष्य में किसके अधिक प्रमुख होने की संभावना है। तो जो आर्थिक चुनौती है उसकी प्रमुख होने की संभावना अधिक है, और सबसे ज़्यादा आर्थिक चुनौती और सांस्कृतिक चुनौती, क्योंकि अमेरिकन जो संस्कृति है उसी संस्कृति को विश्व की संस्कृति के रूप में थोपने की कोशिश की गई। तो शुरुआती दौर में तो वैश्वीकरण के शुरुआती दौर में तो बड़ा आकर्षक था, लेकिन अब धीरे धीरे सभी संस्कृतियों को खतरा नज़र आने लगा कि ये तो गलत बात है। इसके अलावा अब जो दूसरी संस्कृतियां हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रही हैं कि अमेरिकन संस्कृति ही श्रेष्ठ नहीं है, हमारा भी वजूद है, हमारा भी अस्तित्व है। और इस कारण से जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, उस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का रोल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो इकोनॉमिक और कल्चरल फोकस कर रही है, और भविष्य में इसके प्रबल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ये पार्ट ए था पूरा। अब पार्ट बी शुरू होता है। ये पार्ट बी में 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। अब एक एक क्वेश्चन के अलग अलग चीज़ें हैं, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब कह रहा है 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बहुत आसान से क्वेश्चन है। 21वीं शताब्दी में भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप बताओगे कि भाई जो भारत की विदेश नीति है अब वो वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर एक समावेशी नीति को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिसमें भारत ग्लोबल साउथ का माउथ बन करके प्रकट हो रहा है। ग्लोबल साउथ का माउथ बन करके प्रकट हो रहा है, यानी या ग्लोबल साउथ की वॉइस बन करके, ग्लोबल साउथ की वॉइस बनकर के प्रकट हो रहा है। ग्लोबल साउथ पूरे दक्षिणी गोलार्ध की आवाज़ बनकर प्रकट हो रहा है। ये एक इसकी समरी है, आप कह सकते हो। फिर इसमें क्या क्या कर रहा है भारत, फिर वो सारी बातें बता सकते हो आप। जैसे जो प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है, क्वाड में भारत शामिल है। तो क्या क्या कर रहा है वो एक कॉन्सेप्ट बता के कि क्या है इसका थीम, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है, वो सारी बातें फिर आप इसमें सारी लिख सकते हो। एशिया अफ्रीका कॉरिडोर की बात की गई है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात की गई है, रूस के साथ चेन्नई और व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर की बात की गई है। क्वाड में बड़ी तेज़ी से भारत ने पार्टिसिपेशन किया है। I2U2 इंडिया, इज़राइल, UAE और USA, जिसको हम लोग पश्चिमी क्वाड कहते हैं। पश्चिमी क्वाड पर भी एक क्वेश्चन आया है, जिसको हम लोग पश्चिमी क्वाड कहते हैं। पश्चिमी क्वाड पर फोकस किया जा रहा है। एशिया अफ्रीका कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के सभी देशों को शामिल किया जा रहा है। बिम्स्टेक को प्रमोट किया जा रहा है सार के बजाय।
आसियान देशों पर फोकस किया गया है। तो ये सारी बातें कि ये सारे कार्य कर रहे हैं। और विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके प्रकट हो रहा है, जिसमें सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को फोकस किया जा रहा है। और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के साथ साथ जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसके साथ संतुलन भी स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसको भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा रहा है, उस पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, उसकी महत्ता भी स्वीकार की जा रही है। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये सारी बातें हैं। तो आप इसे बाकी विदेश नीति के सारे बिंदु हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। नेबरहुड फर्स्ट ना जरूर लिखेंगे यहाँ पर कि जो पड़ोसी प्रथम है हमारा, नेबरहुड फर्स्ट लिखेंगे, एक्सटेंडेड नेबरहुड का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सब लिखेंगे यहाँ पर, तो वो सारा आ जाएगा। अब कह रहा है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीयता की कमी के क्या कारण है, रीजननेस की कमी का क्या कारण है। अब देखो दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया आप समझ रहे हो कि भारत और ये पूरे के पूरे सारे देश, और रीजननेस क्षेत्रीयता, रीजननेस का मतलब है कि एक रीजन है हमारा, जैसे पश्चिम एशिया एक रीजन हो गया, पूरा अफ्रीका के 55 देश एक रीजन हो गया, लैटिन अमेरिका के सारे देश एक रीजन हो गए ना, यूरोपीय यूनियन एक रीजन हो गया। इसी तरीके से ये रीजननेस यानी जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनमें एक की भावना हो। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, ये सारे देश मिलकर के जो दक्षिण इत्यादि, जो नेपाल, भूटान, ये सब भी, सब बांग्लादेश सब शामिल होंगे। तो ये सारे जो देश हैं इनमें एक होने की भावना हो, रीजननेस की भावना हो, क्षेत्रीयता की भावना हो। इसमें कमी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सब एक नहीं है, तो एक नहीं है, क्यों नहीं है? बहुत सारे रीज़न हैं। ऐतिहासिक रीज़न है, सब औपनिवेशिक उपनिवेश थे ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन के शोषण के शिकार थे, तो ब्रिटेन ने बांटो और राज करो की संस्कृति पोषित की, और वो बांटो और राज करो की संस्कृति आज भी चली आ रही है। उसी बांटो और राज करो का परिणाम ये हुआ कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बन गया। तो अलगाव की जो राजनीति है और आज भी अलगाववादी जो विचार हैं वो पोषित है यहाँ पर। तो इस बांटो और राज करो की जो नींव डाल दी अंग्रेजों ने, उसने कभी इनको एक नहीं होने दिया, उनमें आपस में झगड़ा पैदा कर दिया। तो ये झगड़े की जड़ बन गए, एक बात। दूसरी बात, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के जब इन सबको आज़ादी मिली, ये सब उपनिवेश से स्वतंत्र हुए, तो सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी हो गई, और उस आइडेंटिटी को लेकर के इनमें एक आक्रामकता रही। उस आक्रामकता से सहयोग की भावना कम हो गई। तीसरी ओर जब पाकिस्तान बना तो वो इस्लाम के नाम पर धर्म बना, इस्लाम धर्म के नाम पर देश बना, और पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला करता रहा, न जाने क्यों करता रहा। हालांकि हम लोग इस कारण की विवेचना करते हैं आगे चलकर, लेकिन इस हमले के कारण एक आपसी विश्वास खत्म होता रहा। चीन और भारत ने भाई भाई का नारा लगाया, चीन ने भारत पर हमला कर दिया, आपसी विश्वास खत्म होता है। दूसरे देशों ने भी भारत के समर्थन में आवाज़ नहीं उठाई, तो एक आपसी विश्वास की कमी रही। श्रीलंका और भारत निकट के दोस्त हैं, लेकिन श्रीलंका में राजनीति का एक ऐसा वर्ग है जो पाकिस्तान का समर्थक है, और वो पाकिस्तान के पक्ष में आवाज़ बुलंद करता है। पाकिस्तान भारत में स्पॉन्सर्ड तरीके से टेररिज्म को प्रमोट करता रहा है शुरू से। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो पूरे दक्षिण एशिया में टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। मालदीव जैसा छोटा सा देश आज अलकायदा के मॉड्यूल से संचालित होता है। अलकायदा का मॉड्यूल मालदीव में भी है, अलकायदा का मॉड्यूल बांग्लादेश में भी है। तो इस तरीके से जो साउथ एशिया के कंट्री हैं, उन साउथ एशिया के कंट्री में आपसी सहयोग, आपसी विश्वास का अभाव रहा, मतभेद बड़े तेज़ी से गहरे हुए, आपसी युद्ध और संघर्ष बड़े पैमाने पर जन्म लिया, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ा। इस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का कारण क्या है? इस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का परिणाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो गए। जब बांग्लादेश में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म तेज हो जाता है तो भारत बांग्लादेश के बीच संबंध खराब हो जाते हैं। अभी तो फिलहाल बेहतर है क्योंकि वहाँ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन मालदीव में सोलिह की सरकार थी, हट गई, मुइज्जू बन गया वहाँ का राष्ट्रपति। अब जब मुइज्जू वहाँ का राष्ट्रपति बना, उसी ने वहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन चला रखा था, तो
स्वाभाविक सी बात है कि भारत को बाहर निकालने का कैंपेन चला रखा है तुमने। क्यों? क्योंकि तुमको चीन से, तुमको पाकिस्तान से हवा मिलती है, सपोर्ट मिलता है तुमको। तो इस तरीके के वातावरण में कैसे एक कोऑपरेशन जन्म लेगा? नहीं लेगा। जब कोऑपरेशन जन्म नहीं लेगा तो रीजननेस नहीं आएगी। इन्हीं सारी बातों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण को लेकर डब्ल्यूटीओ में समझौता हुआ। समझौता व्यापार संबंधी बौद्धिक। देखो, डब्ल्यूटीओ पर एक क्वेश्चन हर साल आता है लगभग। ये आपने नोटिस किया होगा पिछले पेपर भी देख करके, इसलिए कि डब्ल्यूटीओ में जो समझौते होते रहते हैं उन पर एक क्वेश्चन हर साल आता है। इसलिए डब्ल्यूटीओ में जो भी समझौते होते रहे उनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जो वैक्सीन का समझौता हुआ कोविड वैक्सीन को लेकर के, उसमें छूट क्यों नहीं है? तो एक्चुअली था क्या कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों यह डिमांड की थी डब्ल्यूटीओ में कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है कोविड वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में छूट दी जाए, बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट दी जाए, क्योंकि बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सबको अपने अपने इंटेलेक्चुअल को प्रॉपर्टी मानने का अधिकार और उसे प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है। तो भाई जिसने जनरेट किया कॉन्सेप्ट को या तकनीक को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसका हो गया। तो अब वो नहीं देना चाहता दूसरे को, तो इसका मतलब उसका प्रचार प्रसार ही नहीं होगा। वो महंगी कीमत पर बेचेगा तो दूसरों का नुकसान होगा। तो ये तमाम बातें, इसलिए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मांग की कि भाई ये बड़ा डैमेजिंग एनवायरनमेंट था कोविड का, और इससे बचाने के लिए जो वैक्सीन है सबको सर्वसुलभ होनी चाहिए, इसलिए छूट दी जाए। तो उसमें सहमति नहीं बन पाई और छूट नहीं दी गई, छूट नहीं दी गई। फिर क्या किया गया? फिर समझौता किस बात का किया गया? समझौता इस बात का किया गया कि जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं और जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो जो डेवलपर्स हैं उनके पास प्रॉपर्टी राइट है क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है। तो वैक्सीन डेवलपर्स वैक्सीन प्रोड्यूसर्स के साथ, वैक्सीन निर्माता के साथ समझौता कर सकते हैं, लाइसेंस का हस्तांतरण कर सकते हैं, तकनीक का हस्तांतरण कर सकते हैं। ये समझौता किया गया, ये समझौता किया गया जिससे कि विकासशील देशों में भी वैक्सीन को प्रमोट किया जा सके और इस वातावरण में वैक्सीन सबको उपलब्ध कराई जा सके। तो समझौता किस पर्पस से किया गया कि जो वैक्सीन डेवलपर्स हैं और वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं, इनके बीच लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का समझौता होगा, और ये समझौता किया जा सकता है और इसके माध्यम से वैक्सीन के उत्पादन को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन आईपीआर में छूट नहीं दी जाएगी। बस यही सी बात है, इतनी सी बात है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। अब ये कहता है दक्षिण एशिया पर फिर आ गया क्वेश्चन, जातिगत संघर्ष और विद्रोह क्षेत्रीय सहयोग में प्रमुख बाधाएं क्यों बने? अभी देखो, क्षेत्रीय सहयोग पर क्वेश्चन फिर था यहाँ पर कि एक रीजननेस नहीं है, रीजननेस नहीं है दक्षिण एशिया में। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय सहयोग नहीं है, सहयोग होगा तो रीजननेस होगी। तो अब ये कह रहा है कि इस क्षेत्रीय सहयोग में प्रमुख बाधा क्या है? जातिगत। अब यहाँ जातिगत नहीं है, ये नृजातिगत है, एथनिक शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश में। देखो तो इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा अंतर है, ये नृजातिगत होगा ना, नृजातीय संघर्ष बल्कि लिखना चाहिए। इसकी शुद्ध हिंदी होगी नृजातीय संघर्ष। इसकी हिंदी कमीशन को लिखना चाहिए था नृजातीय संघर्ष, जातिगत संघर्ष के बजाय, क्योंकि जाति का मतलब कास्ट हो गया, जाति को तो कास्ट कहते हैं। ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब नृजातीय संघर्ष। तो इंग्लिश हिंदी के वर्जन में आप थोड़ा बहुत अंतर देखोगे यहाँ पर इस तरीके से पेपर में। ये दुख की बात है फिलहाल यूपीएससी के लेवल पर, क्योंकि यूपीएससी से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते कि हिंदी में कुछ और इंग्लिश में कुछ और लिखें। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एक बार इंग्लिश वर्जन भी जरूर देख लेना, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं। अगर कहीं भी थोड़ा भी डाउट उत्पन्न होता है तो देखने में बिल्कुल बुराई नहीं है, वरना क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण एशिया में जातिगत संघर्ष और विद्रोह ना सहयोग में क्यों बाधाएं बने हुए हैं? क्योंकि अगर इसलिए बाधा बने हुए हैं क्योंकि इन नृजातीय संघर्षों ने और नृजातीय विद्रोहों ने एक दूसरे देश के बीच अविश्वास पैदा किया है, एक दूसरे देश के बीच सहयोग को दूषित किया है, इसलिए बाधा बने हुए हैं। कैसे? उदाहरण दे दो कि भाई श्रीलंका में तमिल और सिंघली, श्रीलंका की जो मोस्ट ऑफ 80% पॉपुलेशन है वो तमिलियों सिंघली की पॉपुलेशन है, और 20% लगभग वहाँ तमिल की पॉपुलेशन है। लेकिन जो उत्तरी श्रीलंका है वहाँ ये समीकरण जस्ट उल्टा है, वहाँ तमिल ज़्यादा है, सिंघली कम है।
तो श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों का संघर्ष बेहद पुराना है। तमिल का मूल उद्गम भारत के तमिलनाडु से माना जाता है। तो जब तमिल और सिंहली संघर्ष होता है तो श्रीलंका की सरकार को ऐसा लगता है कि भारत तमिलियों का साथ दे रही है, क्योंकि जो तमिलनाडु के राजनेता हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमेशा तमिल की भाषा बोलते हैं, यानी तमिलियों की भाषा बोलते हैं, सिंहलियों के अपोजिट बोलते हैं। जब वो सिंहलियों के अपोजिट बोलते हैं तो भारत सरकार भले ही ना बोले, लेकिन सिंहलियों को लगता है, श्रीलंका के लोगों को लगता है कि भारत सरकार अपोज कर रही है, हमारे विरुद्ध बोल रही है, क्योंकि जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो तमिलियों के संपर्क में बोल रही है, उनके फेवर में बोल रही है। तो इसने बड़ा डैमेज किया भारत और श्रीलंका के रिलेशन को, ये नृजातीय संघर्ष, विद्रोह। इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट में तरह तरह के उग्रवादी संगठन हैं, नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठन कहाँ पनाह लेते हैं? भारत और म्यांमार के बीच जो जंगल हैं 1643 किलोमीटर की सीमा पर, वो म्यांमार में जाके शरण ले लेते हैं। म्यांमार में ही उन्होंने अपने कैंप बना रखे हैं। उन कैंप में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों, चीन की मदद उन तक पहुंचती है। वो सारे कैंप म्यांमार के जंगलों में बने हुए हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, यूएनएलएफडब्ल्यू, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया, 2015 में ये एक आतंकी संगठन तैयार किया गया। इस आतंकी संगठन को रोहिंग्याओं के आतंकी संगठन, नॉर्थ ईस्ट के कुछ उग्रवादी ग्रुप की मदद से तैयार किया गया। इसमें चीन ने फंडिंग की, अमेरिका और पाकिस्तान ने इसमें सपोर्ट किया। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का भी सपोर्ट है। तो अब जब हमारे नृजातीय यानी हमारे एथनिक ग्रुप्स जो अलग अलग हैं, उन एथनिक ग्रुप्स को पाकिस्तान के आतंकी संगठन सहयोग कर रहे हैं या फिर चीन सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरीके से वो हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जैसे एनडीएफबी, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जो पहले एक छात्रों का ऑर्गेनाइजेशन था, ऑब्सू, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन आगे चलकर सरकार से बातचीत करने के बाद 2 भागों में बट गया। एक बन गया बोडो लिबरेशन टाइगर्स। बोडो लिबरेशन टाइगर्स सरकार के रास्ते पर चल पड़ा कि हाँ, सरकार जो ठीक कर रही है, समझौते के आधार पर हम लोग सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। लेकिन जो एनडीएफबी बना, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, बोडोलैंड के ही छात्रों का समूह है, वो सरकार की बातचीत से सहमत नहीं था। चलो कोई बात नहीं, सहमत नहीं थे, लेकिन उसने आतंक का रास्ता अपना लिया। उसने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संपर्क किया, चीन से संपर्क किया, रोहिंग्या आतंकी संगठनों से उसके संपर्क हैं, और इस तरीके से वो आतंकी हमले कर देता है देश में जब चाहे तो अब आतंकी हमले करने में म्यांमार भी म्यांमार का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन म्यांमार की धरती का उपयोग हो रहा है। पाकिस्तान परोक्ष तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके के संघर्ष बाधा बन जाते हैं। इसी तरीके से आप देख लो, पाकिस्तान वाला जो बलूच वाला जो एरिया है ना, तो वो वहाँ पर बाधा बना है। पाकिस्तान कहता है भारत बलूच का समर्थन करता है, और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तो बेहद खराब हैं ही। तो नृजातीय संघर्ष हैं। अब इसमें भी बहुत अलग अलग हैं। जैसे पाकिस्तान में ही खुद जो मुस्लिम हैं, उन मुस्लिमों में अलग अलग किस्म के मुस्लिम, जैसे अहमदिया मुस्लिम है, पाकिस्तान कहता है तुम मुस्लिम हो ही नहीं। बांग्लादेश के मुस्लिम है, पाकिस्तान कहता है तुम सबसे निम्न कोटि के मुस्लिम हो, घटिया कोटि के मुस्लिम हो। तो अब इस तरीके का जो एथनिक डिफरेंसेस हैं, मुस्लिम में भी इस तरीके के एथनिक डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। इस तरीके के भाई, पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश क्यों बना? पाकिस्तान से टूट के बांग्लादेश बनने का रीज़न यही था कि जो पाकिस्तान का जो मुस्लिम शासन था, क्योंकि इस्लामिक शासन है, वो बांग्लादेश में रहने वाले जो बंगाली मुस्लिम थे, उन बंगाली मुस्लिमों को निचले दर्जे का मुस्लिम मानता था। यही विद्रोह का कारण बना। तो ये सारे रीज़न हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपकी समझ पर फोकस्ड है पूरा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, ये सब कंपल्सरी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करने में भारत ने कौन कौन से कूटनीतिक कदम उठाए हैं? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इस चीज़ के लिए? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्लोबल साउथ, पूरे ग्लोबल साउथ की बात हो रही है कि ग्लोबल साउथ के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो आप फिर से वही लिखोगे कि भारत अब ग्लोबल साउथ का माउथ, यानी ग्लोबल साउथ की वॉइस बन करके उभरा है, क्योंकि पूरे ग्लोबल साउथ में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो भारत ने क्या किया है इसके लिए? साउथ साउथ डायलॉग को प्रमोट किया है।
भारत ने साउथ साउथ डायलॉग को प्रमोट किया है, दक्षिण दक्षिण संवाद को प्रमोट किया है, यानी दक्षिण दक्षिण जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों और उसमें स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ट्रेड्स रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप सबको प्रमोट किया है, सबको प्रोत्साहित किया है। समुद्री सुरक्षा पर भारत ने बल दिया है इन सब के बीच। इसके अलावा अभी G20 जब सम्मेलन हुआ, ये भी जरूर लिखना है कि G20 जब सम्मेलन हुआ तो G20 सम्मेलन में भारत ने क्या किया? भारत ने अफ्रीका को G20 का मेंबर बना दिया और अफ्रीका के संघ के सदस्य, अफ्रीकी संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात खुलकर कह दी। हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि भारत प्रपोज करेगा, ये बात हमें थी, ये बात हमें पता थी, लेकिन भारत प्रपोज करेगा तो विकसित देश विरोध करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बिना किसी विरोध के भारत हमें सदस्य बना देगा। तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन के उभरा। एशिया अफ्रीका कॉरिडोर हम लोगों ने अभी भी चर्चा की थी पॉलिसी में, तो अफ्रीका को एशिया यानी जापान तक है, अफ्रीका से लेकर के जापान तक है, जिसमें हम लोग आसियान कंट्रीज़ को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा एशिया अफ्रीका कॉरिडोर है, जापान, आसियान, भारत और अफ्रीका, एशिया अफ्रीका कॉरिडोर, ये ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन करके प्रकट हो रहा है। तो इस तरीके से ये सारी जो कूटनीतिक कदम है, ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, भारत सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को लेकर के आगे चल रहा है, जो बिम्स्टेक को प्रमोट कर रहा है भारत, क्योंकि सार्क पाकिस्तान की वजह से वो बेहतर तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो बिम्स्टेक को भारत प्रमोट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन है, हथियारों का व्यापार, आर्थिक संबंध, सर्वसम भू राजनीतिक हित, कांग्रुएंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब उभरते राजनीतिक संदर्भ में भारत रूस संबंधों के 3 स्तंभ नहीं रहे। टिप्पणी कीजिए। हाँ, चूंकि भारत रूस संबंधों की जब भी चर्चा होती है तो हमारी जो सबसे क्लोज्ड पार्टनरशिप रही है अब तक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो विश्व में रूस के साथ रही है। 1971 से अबाध तरीके से ये दोस्ताना रिश्ता चला आ रहा है आज तक। तो जब भी भारत और रूस के संबंधों की बात होती थी तो ये कहा जाता था कि हमारे रूस के साथ के जो संबंध हैं वो इन 3 पिलर्स पर आधारित हैं। हथियारों का व्यापार, क्योंकि भारत के जो हथियार हैं वो सबसे ज़्यादा 60% हमारी नीड रिक्वायरमेंट रूस से पूरी होती रही है अब तक। धीरे धीरे चेंज हो रहा है ये समीकरण, क्योंकि अब हम अमेरिका से, इजराइल से, अब फ्रांस से, इन सब देशों से भी हम अपनी स्ट्रेटेजिक नीड पूरी कर रहे हैं। आर्थिक संबंध, आर्थिक कारोबार तो बहुत ज़्यादा नहीं है रूस और भारत के बीच, लेकिन फिर भी ठीक है, एक आर्थिक टाई रहा है। और कॉन्ग्रुएंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, तो एक संतुलन बनाते हुए दोनों काम करना, क्योंकि पहले जो पूर्व सोवियत संघ था वो तो भारत की सीमा तक था। भाई, ताजिकिस्तान में हमारा एयर बेस है, भारत के बाहर भारत का अकेला एयरबेस केवल ताजिकिस्तान में है। ताजिकिस्तान एक समय में पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। भारत के ऊपर जस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर ताजिकिस्तान। तो हमारा जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप थी वो हमारी बड़ी क्लोज थी एक दूसरे से, यानी रूस भारत की सीमा तक था, पूर्व सोवियत संघ भारत की सीमा तक था, लेकिन अब तो भिन्न हो गया, अलग हो गया, अब रूस हो गया। तो जो रिलेशनशिप है, फिर भी वो रिलेशनशिप अभी वैसी ही है, लेकिन ये कह रहा है कि अब केवल ये 3 चीज़ें उभरते हुए रणनीतिक संदर्भ में भारत रूस संबंधों में 3 महत्वपूर्ण स्तंभ नहीं रहे। हाँ, तो अब भारत की अपनी स्ट्रेटजिक नीड और भी दूसरे देशों से पूरी हो रही है। इजराइल, रूस के बाद इजराइल भारत का सबसे बड़ा दूसरा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। फिर अमेरिका और फ्रांस के साथ भी हमारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बहुत तेज़ी से बढ़ी है विगत वर्षों में। फिर फ्रांस के साथ हम पनडुब्बियाँ बना रहे हैं, राफेल विमान हमने मंगाया है। अमेरिका के साथ भी तरह तरह की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमारी आगे बढ़ रही है। तो एक तो ये चेंज हुआ है, जो स्ट्रेटजिक रिलेशन है वो स्ट्रेटजिक रिलेशन चेंज हुआ है। इसके अलावा जो रूस और भारत के बीच की रिलेशनशिप है वो नए डायमेंशन में आगे बढ़ी है। अब ये पूरे विश्व की राजनीति को बैलेंस करने की दिशा में आगे बढ़ी है। जैसे पेट्रो डिप्लोमेसी हमने अपनाई, जब रूस पर सारे तरीके के प्रतिबंध लग गए तो भारत ने एक तरीके से कहें तो रूस को परोक्ष तरीके से सपोर्ट ही किया, रूस से पेट्रोल को आयात करके। एक तो हमारी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हुई, दूसरी तरफ से हमने रूस को सपोर्ट भी किया। तीसरी तरफ से अब हम रूस और भारत को एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को मेंटेन किया जा रहा है। चेन्नई और व्लादिवोस्तोक
कॉरिडोर बनाया गया है। जो अब तक जो आर्थिक संबंध थे भारत और रूस के बीच, इन संबंधों में रूस का दबदबा था भारत पर, क्योंकि हम ज़्यादा हथियार मंगाते थे और बाकी व्यापार कारोबार हमारा बहुत कमज़ोर था रूस के साथ। लेकिन अब भारत ने रूस को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, भारत रूस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रूस का जो पूर्वी हिस्सा है, जो विकास की अवस्था में सबसे पीछे है, भारत ने उसको विकसित करने के लिए, जो इकोनॉमिक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो बैठकें होती हैं, उसमें भारत ने उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपनी इच्छा जताई है। तो अब जो रिलेशन है वो रिलेशन मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं, कहने का आशय ये है। और जो सामाजिक सांस्कृतिक संबंध थे वो आज भी मजबूत हैं। भारत और रूस के बीच पहले भी थे और आज भी सामाजिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत हैं, आसानी से देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और भारत अब क्वाड की तरफ भी आगे बढ़ रहा है ना, जो स्ट्रेटजिक है उसमें भारत अब क्वाड और अन्य देशों के साथ भी भारत की रिलेशनशिप बैलेंस हो रही है रूस के साथ संबंधों में। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के आधार पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की भूमिका के महत्व पर इस तरीके का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, लेकिन वो सीधे सीधे क्वेश्चन था कि भारत की सुरक्षा परिषद में दावेदारी पर चर्चा कीजिए। पोल्यूशन का कमाल है। कोई बात नहीं, अभी था कि पर्यावरण का निम्नीकरण मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो खतरा उत्पन्न हो ही रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे में, ठीक है, भारत दावा कर रहा है, G4 ग्रुप बनाया था उसने, इसीलिए दावे के आधार पर संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत की भूमिका के महत्व पर चर्चा की जाए। भारत में शांति अभियानों में खुलकर भूमिका निभाई है ना, 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भारत में भारत के जो शांति अभियानों में भूमिका निभाने में रहे, सबसे ज़्यादा सैनिक भारत ने दिए हैं। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ज़्यादा सैनिक भारत ने दिए। 71 शांति अभियान चलाए गए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जिसमें 49 शांति अभियानों में भारत ने अपनी भूमिका निभाई है और 150 से ज़्यादा जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए, उन्होंने शहादत दी है अपनी। तो ये एक बड़ा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे देश का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा अभियान में नहीं। इसके अलावा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व की 1/5 जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाला देश भारत है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं है इस क्षेत्र का, दक्षिण एशिया का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका अपेक्षित है। इसके अलावा विश्व में अगर कोई देश सबसे ज़्यादा शांति का समर्थक है तो वो भारत है ना। ऐसा नहीं है कि भारत कमज़ोर देश है। जब चीन ने आक्रमण किया था तब भारत कमज़ोर देश था, हमारे पास हथियार नहीं था, लेकिन आज स्थिति नहीं है। आज हमारे पास परमाणु हथियार भी हैं। आज हम चाहें तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, पाकिस्तान का अस्तित्व मिटा सकते हैं हम। आज हमारे पास ये पावर है, आज हमारे पास ये क्षमता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान की गीदड़ भभकी हम सहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत शांति का समर्थक है, भारत युद्ध का समर्थक नहीं है। हमारी नीति युद्ध की नीति नहीं है, हमारी नीति शांति की नीति है। तो सामर्थ्यवान होते हुए भी हमने युद्ध का रास्ता नहीं चुना। पाकिस्तान ने कमज़ोर होते हुए भी हम पे 4 बार हमला किया, लेकिन हमने सामर्थ्यवान होते हुए भी हमने कभी युद्ध का रास्ता नहीं लिया। तो कहते हैं ना, गरल क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल। गरल मतलब विष। अगर विष वाला सांप क्षमा कर दे तभी क्षमा माना जाएगा। जिसके पास विष ही नहीं है, दांत ही नहीं है, वो क्षमा कर दे तो उसकी क्षमा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो भारत अगर शांति की नीति अपना रहा है तो उसका कोई अर्थ है, क्योंकि भारत युद्ध करने में सक्षम है। भारत पाकिस्तान जैसे देश का मटिया मेट करने में, नामो नक्शे से नामो निशान मिटा पाने में सक्षम है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत शांति का समर्थक है। ऐसी महत्वाकांक्षा शांति के प्रति ऐसी महत्वाकांक्षा किसी दूसरे देश ने विश्व में प्रदर्शित नहीं की है। भारत अकेला उदाहरण है, अकेला एग्जाम्पल है।
इसलिए सबसे बड़ी दावेदारी है भारत की। तो भारत को बनना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए प्रयत्न नहीं किया। ये कह रहा है एशिया में चीन के प्रभुत्व का सामना करने के लिए चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड के भारत में रणनीतिक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, स्ट्रेटजिक ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग एक्ट टू विदस्टैंड द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन एशिया। तो अब इसका मतलब ये है कि क्वाड पर तो क्वेश्चन है, क्वाड पर आ ही रहा है क्वेश्चन, आप देखोगे पिछले वर्षों से। तो चाइना को स्ट्रेटजिक बैलेंस कर रहा है, ये कह रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चाइना के केवल स्ट्रेटजिक बैलेंस के लिए है, क्योंकि क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग तो है, लेकिन भारत ने अभी क्वाड में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को प्रमोट नहीं किया है। यही अमेरिका और भारत के बीच मतभेद का एक कारण भी है, क्योंकि अमेरिका इसको एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। क्वाड के बारे में हम लोग जानते हैं, जापान के प्रधानमंत्री ने इसे प्रमोट किया था, शिंजो आबे ने, और कॉन्सेप्ट दिया था, और आगे चल करके 2017 से इस पे धीरे धीरे विदेश मंत्रियों और सचिवों की बातचीत होनी शुरू हुई, और 2020 कोविड के बाद, कोविड के पीरियड में फिर जो शिखर सम्मेलन हुआ इसका, राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग हुई। तो इस तरीके से ये बड़ी देर में आगे बढ़ा। अमेरिका इसको एक स्ट्रेटजिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था, लेकिन भारत इसे स्ट्रेटजिक प्लेटफॉर्म बनाने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि भारत स्ट्रेटजिक या हथियारों की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि भारत शांति का समर्थक है। वो चाहता है कि पावर बैलेंसिंग हो, यहाँ पर पावर बैलेंसिंग हो, स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, ये पावर बैलेंसिंग एक्ट है भारत के लिए। एक महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पर हमें लिखनी है। दूसरी बात, भारत अपनी इम्पोर्टेंस भारत एक जो इंडो पैसिफिक रीजन है, वो पीसफुल और फ्री मूवमेंट वाला इंडो पैसिफिक रीजन स्थापित करना चाहता है। भारत की महत्वाकांक्षा यहाँ दबदबा स्थापित करने की नहीं है। भारत चाहता है कि जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी है, एक समुद्री सुरक्षा है, समुद्री सुरक्षा बनी रहे, मैरीटाइम सिक्योरिटी बनी रहे, और समुद्र सभी के लिए पीसफुली मूवमेंट के लिए फ्रीली अवेलेबल रहे। चीन उसमें अपना दबदबा स्थापित करना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में चीन इस मुहिम को, भारत की इस मुहिम को बाधित करना चाहता है। स्वाभाविक सी बात है कि जो क्वाड है, भारत की इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि क्वाड में जो 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, वो तो अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजिक नीड को लेकर के। इसी बात को लेकर के आकुस बन गया ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बन गई, जिससे कि वहाँ स्ट्रेटजिक बैलेंस किया जा सके। लेकिन भारत इस स्ट्रेटजिक बैलेंस का हिस्सा नहीं है। भारत एक पावर बैलेंसिंग करना चाहता है। पावर बैलेंसिंग इसलिए करना चाहता है कि समुद्री सुरक्षा और समुद्र की स्वतंत्र उपलब्धता और देशों की संप्रभुता के अनुसार समुद्र की उपयोग, खुले उपयोग का विचार प्रोत्साहित किया जा सके। भारत की महत्वाकांक्षा सिर्फ इतनी है, यानी एक समावेशी महत्वाकांक्षा को लेकर के भारत आगे बढ़ना चाहता है। इस बात को लेकर के क्वाड पावर बैलेंसिंग गेम है, पावर बैलेंसिंग गेम है। अभी तक वो स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, क्योंकि भारत ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप शो करने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है यहाँ पर। तो इस रूप में हमें लिखना है यहाँ पर, और इस रूप में इसे बताना है कि भाई केवल चीन ही नहीं है अकेला यहाँ पर उपयोग, क्योंकि चीन तो है ही है सबसे बड़ा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चीन के अलावा भी अगर कोई इंटरफेयर करना चाहेगा यहाँ पर तो उस पर भी भारत अपनी इस सॉफ्ट डिप्लोमेसी का प्रयोग करेगा क्वाड के माध्यम से, क्योंकि एक खुला समुद्र चाहिए, स्वतंत्र समुद्र चाहिए, सभी देशों की संप्रभुता की रक्षा करने वाला समुद्री उपयोग का आधार हमें यहाँ पर निर्मित करना है। तो इस परिप्रेक्ष्य से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ये ध्यान रखना है हमें। तो अच्छी बात है, बड़ा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब 6 क्वेश्चन हो गया। 7th पर आते हैं। भारत की परमाणु नीति इसकी सांस्कृतिक मान्यताओं और विदेश नीति के व्यावहारिक दृष्टिकोण से गहराई से प्रभावित। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में की हैं। परमाणु नीति है कैसी हमारी परमाणु नीति? हमारी परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, ये हमारी परमाणु नीति है। हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमला करोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, तब सोचेंगे और फिर छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन पहले हमला नहीं करेंगे। तो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है हमारी।
ये पॉलिसी किस बात पर डिपेंडेंट है? ये कहता है हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं। हमारी सांस्कृतिक मान्यता क्या है? हमारी सांस्कृतिक मान्यता है शांति। भारत शांति का पक्षधर देश है, अहिंसा, नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा, महात्मा गांधी की शिक्षा, हमारे वेदों की शिक्षा, हम अहिंसा के समर्थक हैं और हम शांति के समर्थक हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति रही है, भारत की पुरानी वैदिक संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, ये सब हमारी अहिंसा परमो धर्म, हमारी सनातन संस्कृति कहती है, यानी भारत की संस्कृति कहती है अहिंसा परमो धर्म। तो इस अहिंसा परम धर्म को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमने अपने जो हमारा जो एटॉमिक स्कोप है उसको हमने स्वयं लिमिटेड कर रखा है, नो फर्स्ट यूज करके। एक तो ये पार्ट लिखना है। दूसरा कह रहा है विदेश नीति के व्यावहारिक दृष्टिकोण से गहराई से प्रभावित है। अब विदेश नीति का व्यावहारिक दृष्टिकोण क्या है? व्यावहारिक दृष्टिकोण का मतलब है हमारी जो व्यावहारिक समस्या है। व्यावहारिक समस्या क्या है हमारी? एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ खर है, एक तरफ दूषण है, एक तरफ शुंभ है, दूसरी तरफ निशुंभ है, एक तरफ रावण है, दूसरी तरफ अहिरावण है। ये हमारी सुरक्षा संबंधी सबसे गंभीर चिंता है। अब ये लिख नहीं सकते, ये तो मैंने ऐसे बोल दिया ये बताने के लिए। तो जो हमारी विदेश नीति की व्यावहारिकता है, विदेश नीति की व्यावहारिकता का मतलब यही है कि हमारी सुरक्षा संबंधी चिंता भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। क्यों? क्योंकि चीन हम पर हमला कर चुका है 1962 में, अकारण जब हम हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे तब भी हमला कर दिया। पाकिस्तान हमसे ही अलग हुआ देश है, कभी हम एक साथ रहते थे, लेकिन भाईचारे की इस भावना को भूलकर हम पर 4 बार हमले किए गए। अकारण पाकिस्तान ने हम पर 4 बार हमले किए। हर बार मुंह की खाता है, लेकिन हर बार हमला कर देता है। इसके अलावा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर लगाता है। कश्मीर को अस्थिर करने, कश्मीर को भारत से अलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है पाकिस्तान। तो ये जो हमारी सुरक्षा संबंधी चिंता है, इसके अलावा पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ किसी से छुपे हुए तथ्य नहीं है। तो ये हमारी व्यावहारिक विदेश नीति की व्यावहारिक चिंता है। इन्हीं बातों को लिखेंगे। अगला कहता है 2021 में अगस्त में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद भारत ने उस देश में अपने पांव जमाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? अच्छा, देखो, भारत ने कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजिक या कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप तो नहीं लिया है, लेकिन भारत ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे मानवीय सहायता, जो मानवीय सहायता के नाम पर भारत ने लगभग 1500 मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ वहाँ अफ़गान नागरिकों के लिए भिजवाए हैं, और वहाँ पर लिख दिया कि भारत की ओर से अफ़गान नागरिकों के लिए सप्रेम भेंट लिख करके भेजा गया, मानवीय भेंट तो भारत की ओर से भेजा गया। विंटर के कपड़े, जाड़े के कपड़े भेजे गए, क्योंकि अगस्त में तालिबान ने कब्जा कर लिया, धीरे धीरे ठंड आ गई तो जो गरीब नागरिक हैं बेचारे ठंड से कैसे बचेंगे, तो हमने विंटर के कपड़े, कंबल, ये सारी चीज़ें हमने मानवीय सहायता के नाम पर भेजी। हमने कोविड का दौर था, तो आफ्टर कोविड इफेक्ट था, तो कोविड वैक्सीन की डोज चाहिए थी, मेडिसिन चाहिए थी, तो हमने तमाम मेडिसिनल एड प्रोवाइड की हैं। तो इस तरीके से हमने मानवीय सहायता भरपूर की है। उसके बावजूद भी यानी अब हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ के जो ट्रेडिशनल रिलेशन थे वो नहीं थे, लेकिन वो नहीं बचे, लेकिन या नहीं बचे सब ठीक नहीं है, वो उतनी गर्मजोशी नहीं रही संबंधों में, लेकिन ये मानवीय सहायता की। दूसरी बात, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है हमने उसको ब्रेक नहीं किया, यानी हमने ये घोषणा नहीं की कि हम काबुल से अपना दूतावास खत्म कर देंगे या इस तरीके का, तो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ख़त्म करने की बात नहीं की। तीसरी बात, अफ़गानिस्तान से भारत के साथ लगातार कम्युनिकेट किया जाता रहा। इस बात के लिए कम्युनिकेट किया जाता रहा क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान में एक बड़ा इन्वेस्टर था तालिबान के कब्ज़े के पहले। बांध बनाए हैं, विद्युत प्रोजेक्ट बनाए हैं, सिंचाई परियोजनाएं बनाई हैं, लोगों के लिए पानी पहुंचाए हैं। हमने आपको लिखाया है, पढ़ाया है, बताया है कि सलमा बांध जब बनाया तो अफ़गानिस्तान के लोग हाथ में तिरंगा लेकर के भारतीय दूतावास के सामने इकट्ठे हो गए। इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी देख करके दूतावास के अधिकारी घबरा गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा अधिकारियों से कि घबराना नहीं है, हम
आपका आभार प्रकट करने आए हैं, हम धन्यवाद प्रकट करने आए हैं। और दूतावास के अधिकारी देख करके इसलिए खुश हो गए क्योंकि सारे लोगों के हाथ में तिरंगा था, अफ़गानी लोगों के हाथ में तिरंगा, और तिरंगा लेकर हज़ारों की भीड़ दूतावास के सामने खड़ी हो गई। तो ऐसे हैं अफ़गान नागरिक। ये रिलेशनशिप रही है हमारी, हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अफ़गान भारत से लगातार कम्युनिकेशन में है कि भारत की जितनी भी डेवलपमेंट परियोजनाएं रही हैं, उस डेवलपमेंट परियोजनाओं को भारत कंटिन्यू करे, और जो भारत से आने वाले इंजीनियर्स और वो सारे लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान पर स्वयं रहेगी। लेकिन अब जाए कौन, मुश्किल की बात है। लेकिन फ़िलहाल इस तरीके के जो कॉन्टैक्ट हैं, इस तरीके के जो कम्युनिकेशन है, वो लगातार बने हुए हैं। तो ये सब हैं जो भारत में, क्योंकि चीन बड़ी तेज़ी से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान चीन से निवेश लेने का इच्छुक नहीं है। भारत चाहता है कि चीन के बजाय भारत इनिशिएटिव ले। ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। तो एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हम कह सकते हैं, इसको लिखने में कह सकते हैं कंक्लूजन में, कि जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, उस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का इम्पैक्ट हमें वहाँ पर दिख रहा है। भारत ईरान संबंधों की चुनौतियाँ और सीमाएँ क्या हैं? अब भारत और ईरान के बीच के जो संबंध हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बड़े मजबूत हैं, क्योंकि ईरान है वो शिया समुदाय का देश है, और शियाओं की सबसे बड़ी संख्या अगर ईरान के बाद किसी देश में है तो वह है भारत। ईरान के बाद भारत में सबसे बड़ी संख्या है शियाओं की। तो इस तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक मजबूती है। पाकिस्तान से ईरान की कनेक्टिविटी भारत की बहुत अच्छी रही, लेकिन अब पाकिस्तान बेगाना हो गया। तो ऐसी दशा में जो ईरान और भारत की कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो गई इस रास्ते से। ये एक सबसे बड़ी चुनौती और सीमा दोनों है कि कनेक्टिविटी नहीं है। लैंड से कनेक्टिविटी हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ख़राब हो गए हैं, और कब होगी गॉड नोज़। दूसरी ओर बाकी जो चाबहार को लेकर के भारत ने चाबहार को डेवलप किया है ईरान के साथ, और चाबहार के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बड़ा धीमा रहा, धीमी गति से डेवलप हुआ है। चाबहार से हमने अंदर कनेक्टिविटी करते हुए सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, इन सबको कनेक्ट करने का हमने प्लान कर रखा था, लेकिन वहाँ पर जो हमारे प्रोजेक्ट की गति है वो भी हमारी बड़ी धीमी है। ये एक लिमिटेशन है, ये सीमा है। चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, भारत और इज़राइल के तो बहुत अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका और इज़राइल के संबंध बेहद ख़राब हैं। ईरान इज़राइल और अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, अमेरिका और इज़राइल ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं। इस समय ईरान के सपोर्ट से ही जो हुती विद्रोही हैं, हिज़्बुल्लाह हैं, वो सब इज़राइल पर हमला कर रहे हैं ईरान के सपोर्ट से। हमास को भी ईरान का सपोर्ट हासिल रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये गहरी चिंता है कि किस तरीके से ये रिलेशन मैनेज किए जाएंगे। हालांकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी अच्छी बैलेंसिंग एक्ट जानती है, और उसने अपनी काबिलियत शो की है, लेकिन फ़िलहाल चिंता तो है ही है। इसके अलावा जो सऊदी अरब और ईरान के बीच के रिश्ते ख़राब रहे, हालांकि चीन ने दोनों के बीच कनेक्टिविटी को स्थापित करने का प्रयत्न किया है, लेकिन ट्रेडिशनली संबंध खराब रहे हैं, शिया सुन्नी संघर्ष रहा है। लेकिन फ़िलहाल अब बेहतर रिलेशनशिप बन रहे हैं, तो हो सकता है बेहतर रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन अभी तो फ़िलहाल परंपरागत रिलेशन तो ख़राब रहे ही। जबकि भारत सऊदी अरब का भी बहुत अच्छा, भारत और सऊदी अरब के रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं, भारत और ईरान के रिलेशन भी बहुत अच्छे रहे हैं। इसके अलावा ईरान पर तमाम तरीके के इंटरनेशनल प्रतिबंध लगाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस में कि ईरान की क्या क्या मदद नहीं की जा सकती, क्या क्या सहायता नहीं की जा सकती, तो उस रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए भारत और ईरान के संबंधों को आगे गर्मजोशी के साथ कंटिन्यू करना वो अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए गए तो आप उस गर्मजोशी के साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है, तो अब इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है, ईरान इजराइल पर हमले प्रोत्साहित कर रहा है, तो ईरान के साथ हम गर्मजोशी वाले रिलेशन को कैसे चलाएं, ये अपने आप में बड़ी चिंता है, बड़ी गंभीर चिंता है। इतना ही नहीं, हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो ईरान पर बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन भारत और ईरान की जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हो जाती है। ईरान
पाकिस्तान और भारत की एक ऑयल प्रोजेक्ट को लेकर के एक समझौता हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होने के कारण ये समझौता पूरा नहीं हो पा रहा है। ये कनेक्टिविटी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज और बड़ी चुनौती, बड़ी सीमा बन करके प्रकट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं वर्तमान समय में जो ईरान और भारत के संबंधों को लेकर के संबंध और चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, और 8वें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य की विदेश नीति के बाह्य निर्धारक तत्व क्या है। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन होता है, आप लिखते हैं, आप जानते हैं। बाह्य निर्धारक तत्व क्या होते हैं? जो दूसरे देशों के तत्व हैं वो विदेश नीति को कैसे संचालित करते हैं। तो सबसे पहले तो दूसरे देश की विदेश नीति हो गई। हमें अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि भाई दूसरे देश की विदेश नीति कैसे बनाई और चलाई जा रही है। उसी आधार पर हम भी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, तय करते हैं। जो दूसरे देशों के साथ हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशन हैं, दूसरे देशों के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन हैं, जो दूसरे तरह तरह के क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं, ब्रिक्स है, एससीओ है ना, तमाम, या फिर अन्य संगठन हैं, उन संगठनों को ध्यान में रखते हुए दो अन्य देशों के जो पार्टनरशिप है उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देशों की अगर गुटबंदी है या अलायंस है तो इस अलायंस और गुटबंदी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो समुद्री सुरक्षा है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी आर्थिक गतिविधियां, हमारे जो आर्थिक व्यापार कारोबार हैं दूसरे देश के साथ, इस पर बाहर से आने वाला निवेश ना, तमाम ये हमारी जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, भारत की सीमाओं की सुरक्षा है, ये सारे जो फैक्टर हैं इत्यादि, ये सारे फैक्टर विदेश नीति के निर्धारक तत्व होते हैं। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की लुक वेस्ट नीति के आलोक में पश्चिम एशिया क्वाड। पश्चिम एशिया क्वाड क्या है? पश्चिम एशिया क्वाड है I2U2। I2U2 मतलब एक तो इजराइल, इंडिया और USA और UAE। I2U2 लिखा है, हम लोगों ने पढ़ा है बहुत विस्तार से, इसको सारी चीज़ों को ही ऑलमोस्ट किया है। तो अगर आप देखें नोट्स अगर आपका अच्छे से कवर है तो आप पेपर करने में आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। इस बात को आप सोच सकते हैं। तो इसलिए नोट्स पर फोकस कीजिए, पढ़िए और अपने को अपडेट रखिए। बस 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है। भारत की लुकवेस्ट कह रहा है, लुकवेस्ट नीति ना, तो लुकवेस्ट नीति भी सिंपल सी बात है, हम जानते हैं पश्चिम की ओर देखो नीति बनाई गई है जिसमें पश्चिम एशिया पर फोकस किया गया है। इस आलोक में पश्चिमी क्वाड का जो महत्व है, देखो जो पश्चिमी क्वाड है I2U2 है, वो एक तरीके, वो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप नहीं है, वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, मोटे तौर पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। और इस इकोनॉमिक पार्टनरशिप के माध्यम से हम UAE पैसे वाला देश है, USA तकनीक वाला देश है, इंडिया संसाधन वाला देश है, इजराइल आधुनिक तकनीकों वाला देश है। तो इन सब को मिलाकर सबकी जो सामर्थ्य है, इन सब की सामर्थ्य को यूटिलाइज कर सकते हैं और पश्चिम एशिया में भारत अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है। भारत की जो ऑयल डिप्लोमेसी है, पेट्रो डिप्लोमेसी है, इस ऑयल डिप्लोमेसी, पेट्रो डिप्लोमेसी के लिए भी ये बहुत कारगर है। इसके अलावा अभी जो भारत से यूरोप को जोड़ने के लिए जो प्रावधान किया गया, भारत UAE होते हुए, फिर इजराइल होते हुए, फिर यूरोप को जोड़ने का जो प्रावधान किया गया, इस कॉरिडोर की सफलता भी हमारी इस पश्चिमी क्वाड पर निर्भर करेगी। इसके माध्यम से भारत की वहाँ रणनीतिक पहुँच मजबूत होगी, भारत की आर्थिक पहुँच मजबूत होगी, भारत के जो प्रवासी भारतीय हैं उन प्रवासी भारतीयों की चिंता समाप्त होगी, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए जा सकेंगे, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकेगा, सामाजिक सांस्कृतिक मजबूती बढ़ेगी। तो ये तमाम चीज़ें, निवेश भारत से वहाँ निवेश जा सकेगा, वहाँ से भारत निवेश आ सकेगा। जैसे UAE ने भारत में भारत के डेवलपमेंट के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना रखा है और जम्मू कश्मीर के इन्वेस्टमेंट के लिए उसने अपना कमिटमेंट शो कर रखा है कि हम वहाँ पर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, किया भी है उसने। तो इस तरीके से हम सबकी मजबूती का सहारा लेकर के और एक दूसरे के साथ बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हैं। और पश्चिमी एशिया, जहाँ भारत की अब तक मजबूत स्थिति नहीं रही है, भारत पश्चिम एशिया में अपनी मजबूत स्थिति सुनिश्चित कर सकता है। ये भारत को कूटनीतिक एज देगा। और अंतिम क्वेश्चन है ये पेपर का, अफ्रीका में भारत के हितों के
अफ्रीका में भारत के हितों के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। तो अफ्रीका में भारत के हित क्या हैं? मेन बात ये है। अभी हम लोगों ने बताया एशिया अफ्रीका कॉरिडोर बनाया गया, क्यों बनाया गया? मेन बात यही है। अफ्रीका अब तक के लिए सबसे अछूता देशों का समूह रहा है, 55 देशों का समूह है, संसाधनों से बहुत समृद्ध है। लिखाए हैं वो सारे डेटा हमने लिखाए हैं, संसाधनों से समृद्ध देश है। और इसके अलावा भारत के लिए सुरक्षा परिषद में दावेदारी की मजबूत करने के लिए 55 देशों का सीधा समर्थन है, अगर सारे के सारे देश भारत के साथ आते हैं। नैम में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन 120 देशों में 55 देश अकेले अफ्रीका के हैं। नैम में सबसे बड़ा, एक दो देशों को छोड़ करके, एक दो देश नहीं है, बाकी सब है। तो नैम में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अफ्रीका देशों का है, 53 देशों का कंट्रीब्यूशन नैम में है। तो इस तरीके से जो अफ्रीका का भौगोलिक महत्व है वो हमारे लिए बहुत बड़ा है। दूसरा, भारत विकास करना चाहता है, तो विकास के लिए वो अफ्रीका चूँकि संसाधनों से, नेचुरल रिसोर्सेज से समृद्ध है, तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है। अपनी जो पेट्रो डिप्लोमेसी है, उस पेट्रो डिप्लोमेसी के लिए अफ्रीकी देश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के माध्यम से भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बेहतर हो सकते हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए जो अफ्रीका के साथ रिलेशन है वो होना बहुत मजबूत है, क्योंकि जिबूती में चीन ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा है, नौसैनिक बेस बना रखा है। तो अगर जिबूती में चीन ने अपना नौसैनिक बेस बना रखा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत की भी वहाँ पर मजबूत उपस्थित होना, स्ट्रेटजिक उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत और अफ्रीका के बीच के जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैं वो आगे प्रमोट की जा सकती हैं। जो अफ्रीकी देश हैं वो बहुत सारे देश, अधिकांश देश विकास के अभावों से बहुत ज़्यादा वंचित हैं। तो ऐसी दिशा में भारत इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उन देशों में विकास भी कर सकता है, उन देशों में निवेश भी कर सकता है भारत के लिए, और भारत के लिए एक अपनी अपॉर्चुनिटी, अच्छे संबंधों की डेवलप हो सकती है। तो बड़े सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हैं भारत और अफ्रीका के बीच जो संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के, या अफ्रीका में भारत के हितों को लेकर के। तो ये जो नए समय की डिप्लोमेसी है, ये कहा जाता है कि जो भारत की जो भविष्य की डिप्लोमेसी है वो अफ्रीका फोकस्ड डिप्लोमेसी होगी, क्योंकि अफ्रीका ही फोकस पॉइंट होगा। और चीन ने बड़ी तेज़ी से अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन चीन ने नव उपनिवेशवाद के अंतर्गत अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि वह अफ्रीका के संसाधनों पर कब्जा कर सके। लेकिन भारत का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सह अस्तित्व का इन्वेस्टमेंट होता है, ब्रदरहुड का इन्वेस्टमेट होता है, समावेशी इन्वेस्टमेंट होता है, साथ लेकर के चलने का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये अंतर है, ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम इस आंसर को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर का डिस्कशन था, इन सारे क्वेश्चंस का। उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। अगर पेपर की बात करें तो पेपर सरल था, पेपर कठिन नहीं था। थ्योरेटिकली बहुत क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी बहुत टफ नहीं थे, आसान थे, सरल से थे। अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर रखा है और अपना चिंतन भी डेवलप किया है, जैसे एम्पिरिकल मेथड पूछ लिया, तो वो व्यावहारिक पद्धति है ना, हम लोग व्यावहारिक पद्धति के नाम से पढ़ते हैं, इन्होंने अनुभविक पद्धति के नाम से पूछ लिया। तो इस तरीके से जो कुछ चीज़ें हैं, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है, पढ़ने के साथ चिंतन किया है अगर आपने, तो आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और आप क्वेश्चन देख करके इस बात को स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, स्वयं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ रखा है, अपने आप को अपडेट कर रखा है, तो बहुत आसानी से आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए नोट्स पर फोकस्ड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करते रहिए, अपने को अपडेट करते रहिए। आपका जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन इस एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही रिज़ल्ट फिर मिल पाएंगे। तो फिलहाल इस डिस्कशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।